हेलो बियर लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को एक माफिया वंशन वन शॉट स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। ये स्टोरी आपको वाटपैड में भी मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर पढ़ भी सकते हैं। और ये स्टोरी मैं ला रही हूँ ऑथर के परमिशन से ही। लेकिन इस स्टोरी में मैंने बहुत सारे चेंजेस किया है। इस स्टोरी के सबराइटर मैं खुद ही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। गिल्टी माफिया इनोसेंट लवर। वीडियो शुरू करने से पहले जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाइए और मेरी स्टोरीज अगर पसंद आए तो मेरे स्टोरीज पर एक लाइक और कमेंट जरूर करके जाइए और वीडियो को शेयर जरूर से कीजिए। और मेरे पीछे से आते हुए जितने भी नॉइस है प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिए और मेरे वॉइस पर फोकस कीजिए। हमें वे मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ वे मेंशन को आज बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया गया था। ये मेंशन वे चांगसे का है। वे चांगसे आज बहुत खुश है क्योंकि आज उसके ओमेगा बेटा विंग की शादी हो रही है, वो भी इस शहर का सबसे बड़े आदमी के साथ। विंग अपने कमरे में तैयार हो रहा था, आज उसकी शादी हो रही है, वो भी इस शहर के सबसे बड़े आदमी से। ये बात एक ओमेगा के लिए एक खुशी की बात होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे प्यारे से ओमेगा के आंखों में आज आंसू है क्योंकि विंग के दिल में तो कोई और बसा हुआ था। उसको ये शादी नहीं करनी थी, लेकिन उसके पापा ने उसकी मैरिज तय कर दी थी। पापा की बेइज्जती ना हो सबके सामने, इस वजह से विंग को शादी के लिए मानना भी पड़ा। थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर बाराती भी आ जाते हैं, दूल्हा भी आ जाता है और ये खबर जब विंग को मिलता है तो उसका दिल बैठ जाता है। विंग जल्दी से अपनी जगह से उठता है और अपनी अलमारी को खोलता है, उसमें से एक छोटा सा खिलौना बाहर निकालता है। विंग उस खिलौने को देखकर कहता है, तुम कहाँ हो लैमजान। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है और विंग जल्दी से उस खिलौने को अलमारी में रख देता है और जाकर दरवाजा खोलता है तो सामने उसके पापा खड़े हुए थे। विंग अपने पिता की तरफ देखता है अपने आंसू भरे आंखों से। विंग के पिता जब विंग को देखते हैं तो विंग की आंखों में आंसू थे। वे चांग से विंग को गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, एक ना एक दिन तो तुम्हारी शादी करनी ही थी। ये लड़का बहुत अच्छा है बेटा, तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा, तुम भी एक अच्छे ओमेगा वाइफ की तरह अपना फर्ज निभाना। ऐसा कहकर वे चांग से विंग के आंखों के आंसुओं को पोंछते हैं और कहते हैं, चलो नीचे प्रीस्ट तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। वे चांग से उसके बाद विंग के हाथों को पकड़कर मैरिज हॉल में लेकर आते हैं और उसे सीधा मंडप पर ले जाते हैं जहाँ पर विंग का होने वाला हस्बैंड खड़ा हुआ था। विंग एक बार अपने होने वाले हस्बैंड की तरफ देखता है और फिर अपनी नजरों को झुका लेता है। प्रीस्ट शादी की रस्मों को शुरू कर देता है। विंग के होने वाले हस्बैंड ने विंग के हाथों को पकड़कर शादी के रिचुअल शुरू कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। कुछ नौकर जल्दी से अंदर आकर कहते हैं, सर माफिया लॉर्ड हंगवान जुन यहाँ पर आ चुके हैं। वे चांग से जब ये नाम सुनता है तो हैरान हो जाता है और थोड़ा डर भी जाते हैं। मिस्टर वे जल्दी से अपने गार्ड्स को बोलते हैं, उसको यहाँ आने से रोको। लेकिन तब तक हंगवान जुन अंदर आ चुके थे और उसने आते ही विंग के होने वाले पति के कंधे पर गोली भी चला दी थी, जिस वजह से उसका होने वाला पति वही नीचे फ्लोर पर ढेर हो चुका था। हाँ, लेकिन मरा नहीं था। वे चांग से जल्दी से हंगवान जुन के पास जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, इस तरह मेरे बेटे की शादी में दखल क्यों दे रहे हो। तुम्हें अगर पैसे चाहिए तो मुझे बोल देते, मैं तुम्हें पैसा दे देता, लेकिन इस तरह से हमारी खुशियों को क्यों बर्बाद करने आए हो। जब हंगवान जुन वे चांग से की ये सारी बातें सुनता है तो वो एक डेविल स्माइल देता है और वे चांग से की तरफ देखते हुए जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तुम्हारे घर में खुशियाँ कैसे आ सकती है जब तुमने मेरे घर की खुशियों को आग लगा दिया था। मेरे घर में भी शादी थी, मेरे घर में भी खुशियाँ मनाई जा रही थी, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने मेरे फैमिली की खुशियों को नजर लगा दी, तुमने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। इसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। इतने सालों से इसी दिन का इंतजार कर रहा था मैं कि कब तुम्हारे घर में इस तरह की खुशियाँ आए और मैं तुम्हारे उस खुशियों को अपने हाथों से तबाह कर दूं। वे चांग से हैरानी से हंगवन जुन की तरफ देखता है और कहता है, तुम कौन हो। हंगवन जुन वे चांग से की तरफ देखता है और एक तिरछी स्माइल देते हुए कहता है, इतनी जल्दी तुम अपने गुनाहों को भूल गए। मैं वो हूँ जिसने अभी तक तुम्हारे किए हुए हर गुनाहों को याद रखा है। आज से 10 साल पहले जो मेरे परिवार के साथ तुमने किया था, अब मैं वही सब तुम्हारे परिवार के साथ करूंगा। तुम शायद भूल चुके हो, मेरे चेहरे को ध्यान से देखो, कौन हूँ मैं। तुमने मेरे आंखों के सामने मेरे पूरे फैमिली को मार दिया था। वे चांग से जब हंगवांग जुन के चेहरे को ध्यान से देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं और कहते हैं, वांग जी तुम जिंदा हो, तुम तो मर चुके थे ना। विंग जैसे ही वांग जी का नाम सुनता है वो हंगवांग जुन की तरफ गौर से देखने लगता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। विंग धीरे से कहता है, लैनजान तुम जिंदा हो। और तभी वांग जी अपनी पिस्तौल को विंग के सर पर पॉइंट करते हुए वे चांग से कहता है, हाँ तुमने तो पूरी कोशिश की थी, लेकिन देखो मैं अभी भी जिंदा हूँ और तुमसे अपना बदला लेने भी आया हूँ। उस दिन तुमने मेरी बहन की इज्जत के साथ खेला था, आज मैं तुम्हारे बेटे की इज्जत के साथ खेलूंगा, वो भी उसके होने वाले हस्बैंड के सामने। वे चांग से ने कहा, नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे, मेरे गुनाहों की सजा तुम मेरे बेटे को नहीं दोगे, वो बहुत मासूम है, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए उसको छोड़ दो। इसके अलावा तुम जो भी सजा मुझे देना चाहो दे सकते हो, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो प्लीज। वे चांग से ऐसा कहकर वांग जी के पैरों पर गिर जाते हैं, लेकिन वांग जी वे चांग से को गुस्से में घूरता है और वे चांग से को अपने पैरों से एक किक करता है तो वे चांग से दूर जाकर गिरता है। वांग जी गुस्से में कहता है, केबीसी खेलने आए हो क्या, जो मुझे ऑप्शन दे रहे हो, मेरे इस खेल में ऑप्शन की कोई जगह नहीं है। उसके बाद वांग जी सीधा मंडप पर चला जाता है और विंग के हाथों को पकड़ लेता है, फिर विंग को वहां से खींचते हुए ले जाने लगता है। वे चांग
से आकर रोकने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक वेंग के ससुराल वाले भी वांग जी को रोकने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन वांग जी गुस्से में सबकी तरफ देखता है और कहता है, आप लोगों से मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को जिंदा छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे काम में टांग अड़ाया तो मैं आप लोगों को भी मारने में 1 मिनट का समय नहीं लूंगा। उसके बाद वांग जी वेनचिंग की तरफ देखता है और कहता है, वेनचिंग, इन सभी बारातियों का अच्छे से ख्याल रखना। शादी बारी में जो आए हैं, कोई भी अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए। जिसने भी यहाँ से हिलने की कोशिश की तो उसको उसी वक्त गोली खिलाकर अपने घर भेज देना, खाली पेट जाने नहीं देना। वांग जी वेंग के हाथों को पकड़ के उसे एक कमरे में ले जाने लगता है। वेंग वांग जी से अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी ने उसके हाथों को टाइट करके पकड़ा हुआ था। वांग जी वेंग को एक कमरे में ले जाकर सीधा बेड पर फेंक देता है। वेंग जल्दी से खड़ा हो जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी वेंग के हाथों को फिर से पकड़ लेता है और कहता है, तुम इस तरह से नहीं जा सकते। आज तुम्हारे पापा के किए हुए उनके हर गुनाह की सजा तुम्हें मिलने वाली है। बड़े बुजुर्ग ने यही तो बोला है, माँ बाप की गलतियों की सजा उनके बच्चों को ही भुगतना पड़ता है। वेंग रोते हुए पीछे की तरफ जाने लगता है और कहता है, लैनजन, ऐसा मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, प्लीज ऐसा मत करो। वांग जी जब वेंग के मुंह से अपना बर्थ नेम सुनता है तो एक पल के लिए उसके हाथों की पकड़ ढीला हो जाता है और वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखों को बंद करता है तो उसे वे चांगसे ने उसके बहन के साथ जो कुछ भी किया था वो सभी बात याद आने लगती है और उसकी आंखें गुस्से में लाल हो जाती है और वो विंग को फिर से उठाकर बेड पर फेंक देता है और विंग के ऊपर आकर विंग के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और विंग के कपड़े को फाड़ने लगता है। विंग जोर जोर से चिल्ला रहा था और वांग जी को ऐसा करने के लिए मना किया जा रहा था, लेकिन अब वांग जी विंग की कोई भी बात सुनना नहीं चाहता था। विंग की चीख पूरे वे मेंशन में गूंज रही थी। नीचे हॉल में सबको सुनाई दे रहा था विंग के दर्द भरी गुहार, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सब लोगों को पिसल के नोक पर जो रखा गया था, अगर किसी ने कोई भी हरकत की तो उन्हें गोलियों से भून दिया जाता। लगभग 1 घंटे बाद विंग के चिल्लाने की आवाज बंद हो जाती है और थोड़ी देर बाद ही वांग जी उस कमरे से बाहर आ जाता है। वे चांग से जब वांग जी को कमरे से बाहर आते हुए देखते हैं तो वो जल्दी से वांग जी के पास जाता है और वांग जी को एक थप्पड़ मार देता है और कहता है, ये तुमने क्या किया। वांग जी वे चांग से की इस हरकतों पर मुस्कुरा देता है और कहता है, मिस्टर वे, आप शायद भूल रहे हैं, एक टाइम ऐसा था जहाँ आप मेरी जगह पर थे और मैं आपकी जगह पर। तो आप मुझे ये बताइए, आपने क्या किया था तब। मेरे पास तो फिर भी वैलिड रीजन है, मैं आपसे बदला लेने आया हूँ, लेकिन आपकी बताइए जरा, जो सब मैंने अभी आपके लाडले बेटे के साथ करके आया, इस बात की ही बात बोल रहा हूँ मैं। ये सभी परवत थिंग्स आपने क्यों किया था अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ। तब आपको नहीं लगा था जो मैं कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। अगर आपको वो सभी चीजें करते हुए गलत नहीं लगा तो साफ बोल रहा हूँ मैं, मुझे भी नहीं लग रहा है ये मैंने कुछ गलत किया है। आपने जो दर्द दिया था मुझे, मैं तो वही बस आपको वापस करने आया हूँ, सूद समेत। मुझे किसी का भी कुछ भी उधारी रखना पसंद नहीं है। उसके बाद वांग जी अपने सभी लोगों की तरफ देखता है और कहता है, चलो यहाँ से, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं है। वांग जी वहाँ से जाने लगता है तो वे चांग से उसके सामने आ जाता है और कहता है, तुम मुझे जिंदा छोड़कर क्यों जा रहे हो। मेरे आंखों के सामने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करके पहले ही तुम मुझे मार चुके हो और मुझे और नहीं जीना, मार दो मुझे। वांग जी कहता है एक मॉकिंग सी स्माइल देते हुए, मिस्टर वे, ये क्या बोल रहे हैं आप, मैं जिंदा हूँ तो आप कैसे मर सकते हैं। ये तो बस एक ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी पूरा बाकी है। आपको मारने से मेरा बदला कहाँ पूरा होता। मेरा बदला तो अब पूरा होगा जब आप अपने बेटे को इस तरह देखोगे खुद खुद के जीते हुए। अब कोई भी अल्फा उससे शादी नहीं करेगा और अगर कोशिश भी की अपनी बेटी की फिर से शादी करने की तो मैं हूँ ना, मैं फिर से आ जाऊंगा बिना शादी के सुहागरात मनाने। सारी जिंदगी तुम्हारे बेटे को इस बदनामी से ही गुजरना पड़ेगा। एक अल्फा ने बिना शादी के उसके साथ सुहागरात मना लिया। ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से अपने आदमियों को साथ लेकर चला जाता है। वांग जी के वहाँ से जाते ही वे चांग से अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं। धीरे धीरे करके सारे बाराती वहाँ से चले जाते हैं। एक एम्बुलेंस आकर दूल्हे राजा को भी हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। कुछ घंटे पहले जिस वे मेंशन में खुशियों का माहौल था, कुछ घंटों बाद ही इस वे मेंशन के माहौल एकदम से मातम के माहौल में बदल चुका था। वे चांग से कई घंटों तक ऐसे ही बैठे रहते हैं। फिर कुछ घंटों बाद उसे वेंग की याद आती है और वो अपनी जगह से खड़ा होते हैं और वेंग के कमरे की तरफ जाने लगते हैं। जब वे चांग से वेंग के कमरे के पास पहुंचते हैं, वेंग के रूम पर सन्नाटा छाया हुआ था। वेंग के रूम के दरवाजे को अपने कांपे हाथों से खोलते हैं वे चांग से, लेकिन वे चांग से अंदर के नजारा को देखकर डर जाते हैं। वेंग एक जिंदा लाश की तरह बैठा हुआ था। वे चांग से की एक भरोसेमंद नौकरानी जो वेंग को बचपन से एक माँ की तरह पाल पोस रही थी, वो वेंग के पास थी और वेंग से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वेंग कुछ भी नहीं बोल रहा था। वो एक स्टैचू बनकर बैठा हुआ था। वे चांग से जल्दी से वेंग के पास आते हैं और उसके साथ बैठ जाते हैं और अपने हाथ को वेंग के हाथों के ऊपर रखते हैं। लेकिन जैसे ही वेंग को वो महसूस होता है कि किसी ने उसे छुआ है और वो उस इंसान को देखता है तो वो अपने हाथों को जल्दी से दूर कर लेता है। वेंग वे चांग से दूर हो जाता है। वे चांग से को वेंग के आंखों में अभी अपने लिए नफरत साफ साफ दिखाई दे रहा था। ये देखकर वे चांग से के आंसू आ जाते हैं। वो वेंग से कहते हैं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बेटा, मेरी गलतियों की सजा तुम्हें मिली। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे गुनाह मेरे सामने इस तरह से आएंगे जिस वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वेंग वे चांग से कुछ भी नहीं कहता
और अपनी नज़रों को दूसरी तरफ मोड़ लेता है। वे चांग से कुछ देर ऐसे ही विंग के पास बैठे रहते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं विंग कोई भी बात नहीं कर रहा है तो वो अपनी जगह से उठते हैं और विंग के कमरे से बाहर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद ही विंग को गोली चलने की आवाज़ सुनाई देता है। विंग जब इस आवाज़ को सुनता है उसके चेहरे पर एक दर्द भरी फीकी मुस्कान आ जाती है। ऐसा लग रहा था, विंग को पता था ये तो होना ही था। विंग अपनी आंखों को बंद करके लेट जाता है। अब हमें जिंगशी मेंशन का सीन दिखाया जाता है। वांग जी विंग के मेंशन से जब निकला था तब उसके चेहरे की तरफ देखकर ही सबको डर लग रहा था, लेकिन वांग जी को बस अपने मेंशन में पहुंचने की ही देरी थी। वहां पहुंचते ही वांग जी अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने बालों को खींचने लगता है और कहने लगता है, ये मैंने क्या कर दिया, जिससे मैं इतना प्यार करता था मैंने उसकी ही जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसा कहकर वांग जी जल्दी से अपनी जगह से उठता है और दीवार पर लगा हुआ हंटर की तरफ देखता है और उस हंटर को लेकर खुद को ही मारना शुरू कर देता है। वेनचिंग जब ये देखती है तो वो जल्दी से वांग जी के पास आती है और कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम खुद को चोट क्यों पहुंचा रहे हो, तुमने तो वही किया है ना जो वे चांग से ने तुम्हारे फैमिली के साथ किया था, तुमने तो बस अपना बदला लिया है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। वांग जी जब वेनचिंग की ये सारी बातों को सुनता है तो वांग जी वेनचिंग की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, आज मैंने अपना बदला नहीं लिया है, आज मैंने अपने ही हाथों से अपने प्यार का गला घोट दिया है, आज मैं अपने ही नजरों में गिर चुका हूँ। जब कोई अल्फा किसी ओमेगा के साथ गलत करता है तो मैं खुद उसको सजा देता हूँ, लेकिन आज मैंने खुद एक मासूम ओमेगा के साथ गलत किया है, आज मैंने उसका रेप किया है, आज मैं उस इंसान की नजरों से गिर चुका हूँ जिससे मैं दिलो जान से प्यार करता हूँ, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। ऐसा कहकर वांग जी फिर से अपने आप को मारने लगता है। वेनचिंग जब ये देखती है तो वो जल्दी से वांग जी के हाथ से हंटर को लेने की कोशिश करती है, लेकिन वांग जी वेनचिंग को अपने से दूर धक्का दे देता है और कहता है, मुझसे दूर रहो, समझ में आया, मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना तुम। वेनचिंग जब ये सुनती है तो वो अपनी ही जगह पर शांत हो जाती है और कुछ भी नहीं कहती। वांग जी अपने आप को तब तक मारता है जब तक वो होश में रहता है। खुद को मारते मारते वांग जी बेहोशी के हाल में चला जाता है। जब वेनचिंग ये देखती है कि वांग जी बेहोश हो रहा है तो वो जल्दी से वांग जी के गैंग के लोगों को बुलाती है और कहती है, इसे जल्दी इसके कमरे में ले चलो और डॉक्टर को बुलाओ। शुयांग जल्दी से वांग जी के पास आता है और वांग जी को अपनी ही बाहों में उठा लेता है और उसके कमरे में ले जाने लगता है, लेकिन वांग जी बेहोशी की हालत में भी विंग से माफ़ी मांग रहा था और कह रहा था, मुझे माफ़ कर दो विंग, मैं जानता हूँ तुम सारी ज़िंदगी भर मुझसे नफरत करोगे, लेकिन फिर भी मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। जो आज मैंने तुम्हारे साथ किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था। विंग, मैं तुम्हें चाहता हूँ और मैंने आज ये क्या कर दिया, मेरे इस चाहत का ये क्या नाम मैंने दे दिया। वेनचिंग जब ये सुनती है तो वो अपनी ही जगह पर खड़ी रह जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगती है और वो अपने मन में कहती है, वांग जी बचपन से मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें कभी भी मेरा प्यार दिखाई क्यों नहीं देता, ऐसा क्या है उस ओमेगा में जो तुम उस ओमेगा से इतना प्यार करते हो। शुयांग जल्दी से वांग जी को लेकर बेड पर लेटा देता है और डॉक्टर को भी बुला लेता है। जब शुयांग वांग जी को उसके कमरे में लेकर आता है तो वांग जी एक बार अपनी आंखों को खोलता है और देखता है वो अपने कमरे में है और उसके बाद वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और अपनी पुरानी यादों में खो जाता है जहाँ वो खुद था और उसके साथ उसका प्यार वेइंग था। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक 8 साल का लड़का अपने सामानों को अपने बैग में पैक कर रहा था, तभी उसकी बेबी सिटर उसके पास आती है और कहती है, वेइंग बेटा, क्या तुमने अपने सारे सामानों को पैक कर लिया। वेइंग मुस्कुराते हुए बेबी सिटर की तरफ देखता है और कहता है, ये ग्रैनी, मैंने अपने सारे सामानों को पैक कर लिया है, आपको पता है आज मैं कितना खुश हूँ। ग्रैनी ने पूछा, कितना। वेइंग ने अपने दोनों बाजुओं को जितना हो सके उतना फैलाकर बोला, इतना नहीं, इससे भी ज्यादा। पापा आज मुझे गांव में ले जाने वाले हैं, मैं आज फिर से लांजान से मिलूंगा और उसके साथ खेलूंगा भी, मैं आज बहुत खुश हूँ। तभी विंग के पापा विंग को बुलाते हैं। विंग खुशी खुशी अपने बैग को अपनी पीठ पर लेता है और नीचे जाने लगता है। उसकी ग्रैनी भी उसके साथ जाने लगती है। विंग मिस्टर वे का एक लौता बेटा है। मिस्टर वे अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। मिस्टर वे अपनी पत्नी के मरने के बाद भी दूसरी शादी नहीं किया था और खुद ही विंग को बड़े ही लाड प्यार से पाला था। विंग जिस चीज की जिद करता था मिस्टर वे उसको पूरा करने की कोशिश करते थे। विंग जल्दी से नीचे आता है और अपने पिता को गले से लगा लेता है और कहता है, पापा मैं तैयार हूँ, चलो चलते हैं। मिस्टर वे अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसके बाद विंग के हाथों को पकड़कर अपनी कार में लेकर आता है और कार में बैठ जाता है। विंग के पीछे विंग की ग्रैनी भी आकर कार में बैठ जाती है। विंग के पापा पहले गांव में ही रहा करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी बिजनेस सिटी में शुरू कर दिया। बिजनेस सिटी में होने के कारण वो अभी कभी कभार ही गाँव में आया करते हैं, वो भी बस विंग की खुशी की खातिर। विंग को गाँव में जाना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मिस्टर वे विंग की खुशी के लिए विंग को उस गाँव में ले जाया करते थे। गाँव में उनका एक मेंशन भी था। मिस्टर वे की कार जैसे ही गाँव के मेंशन में पहुँचता है, विंग बहुत खुश हो जाता है और कार के रुकते ही वो जल्दी से कार से बाहर आ जाता है और भागने लगता है। मिस्टर वे जब ये देखते हैं तो वो विंग को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन विंग रुकता नहीं है। ग्रैनी ये देखती है तो वो मिस्टर वे से कहती है, जाने दीजिए मास्टर, आपको तो पता ही है ना विंग बाबा यहाँ आने के लिए कितना बेताब रहते हैं। उसे अभी अपने दोस्त से जो मिलने जाना है, पूरे 1 साल बाद विंग बाबा उससे मिलेंगे, इसलिए अभी तो बाबा बिल्कुल भी रुकने नहीं वाले।
विंग भागते हुए एक नदी किनारे पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है एक 10 साल का लड़का मछलियां पकड़ रहा है। विंग जल्दी से उसके पास जाता है और उसका नाम लेता है, लैन। वांग जी पीछे मुड़कर देखता है तो विंग खड़ा हुआ था। विंग को देखते ही वांग जी के चेहरे पर एक प्यारा सा स्माइल आ जाता है। विंग जल्दी से जाकर वांग जी के पास बैठ जाता है और कहता है, तुम क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा, मैं मछलियां पकड़ रहा हूँ विंग। विंग ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, लेकिन तुम्हें तो नॉनवेज खाना पसंद नहीं है ना, तो तुम क्यों पकड़ रहे हो? विंग के पास आकर बैठते ही रमजान के कान अभी रेड हो गए थे। वांग जी ने कहा, क्योंकि मेरे विंग को मछली खाना बहुत पसंद है, इसलिए पकड़ रहा हूँ। मैं नहीं खाने वाला था, आज तुम आने वाले हो इसलिए मैं सुबह ही यहाँ आ गया था और मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी मछलियां पकड़ी है। ऐसा कहकर वांग जी बाल्टी में पकड़ी हुई मछलियों को विंग को दिखाने लगता है। विंग जब ये देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है, वाओ, आज तो खाना खाने में बहुत मजा आएगा। उसके बाद वांग जी विंग की तरफ देखता है और अपनी जेब से 2 आम निकालकर विंग को देता है और कहता है, ये लो खाओ, ये बहुत मीठे हैं। मैंने आज सुबह ही पेड़ से तोड़ा है तुम्हारे लिए, सोचा था तुम जब आओगे तो तुम्हें दूंगा। विंग जल्दी से उन दोनों आमों को ले लेता है, लेकिन फिर वो एक आम वांग जी को वापस भी दे देता है और कहता है, मेरे लिए एक आम ही काफी है, चलो इसे दोनों मिलकर फिनिश करते हैं। फिर वहीं पर दोनों एक पत्थर पर बैठ जाते हैं और आम खाते खाते बातें करने लगते हैं। उसके बाद विंग और वांग जी वापस मेंशन में आ जाते हैं। वांग जी मेंशन में आकर जल्दी से किचन की तरफ जाता है और अपनी माँ को पकड़ी हुई मछलियों को देते हुए कहता है, माँ, इनको आप विंग के लिए बनाना, किसी और को नहीं देना। विंग को नॉनवेज खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं पकड़ के लेकर आया हूँ। वांग जी की माँ विंग के मेंशन में कुक का काम करती थी। जब भी विंग की फैमिली उस मेंशन में घूमने आया करते हैं तो वांग जी की माँ ही आकर खाना बनाया करती है। वांग जी के पिता एक गार्डनर है जो विंग के मेंशन में गार्डनिंग करते हैं। वांग जी के एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम ईफाई है। अभी ईफाई 18 साल की है, लेकिन ईफाई अपने घर में ही रहती है और घर का काम संभालती है, ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलती है। वांग जी की माँ वांग जी के पकड़े हुए मछलियों को ले लेती है और वांग जी को कहती है, ठीक है, मैं इनको बना दूंगी, एक नहीं बहुत सारी टेस्टी डिशेस बना के दूंगी। अब तुम घर जाओ, तुम्हारी बहन घर पर अकेली है। वांग जी ने कहा, मॉम, क्या मैं विंग को अपने साथ घर ले जा सकता हूँ? कैरामेल ने कहा, नहीं बेटा, अब शाम होने वाली है, तुम अभी उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते, तुम कल ले जाना। अभी तुम घर जाओ, तुम्हारी बहन अकेली है, मुझे उसकी चिंता हो रही है। वांग जी इसके बाद किचन से बाहर आ जाता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है, मैं अभी घर जा रहा हूँ, मेरी बहन घर पर अकेली है, मैं तुमसे कल मिलता हूँ, ओके? विंग ने कहा, ओके, कल हम वहीं पर मिलेंगे जहाँ हम रोज मिलते थे। उसके बाद तुम मुझे पूरे गांव में घुमाने ले जाओगे, प्रॉमिस करो मुझसे? वांग जी मुस्कुराते हुए विंग की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है, प्रॉमिस करता हूँ, कल हम दोनों पूरे गांव में घूमेंगे, लेकिन अभी मुझे घर जाना है, मेरी बहन घर पर अकेली होगी। उसके बाद वांग जी यहाँ से चला जाता है। वांग जी जब अपने घर पर आता है उसके कुछ घंटों बाद ही वांग जी के माँ और बाबा भी घर आ जाते हैं। उसके बाद सब मिलकर डिनर करने बैठ जाते हैं। तभी लांची रंग कैरामेल ली की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम्हें पता है आज ईफे के लिए एक रिश्ता आया है, लड़का बहुत अच्छा है, मैंने तो रिश्ते के लिए हाँ भी बोल दिया है, वो लोग बहुत जल्द ही ईफे को देखने के लिए आने वाले हैं। कैरामेल ली ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी ईफे की बहुत चिंता हो रही थी, मैं भी सोच रही थी इसकी अब शादी कर देनी चाहिए। हम लोग गांव में रहते हैं, मैं और तुम हमेशा काम के लिए घर से बाहर ही रहते हैं, इसलिए मैं ईफे के लिए चिंतित होती हूँ। मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी उसकी शादी करके उसे ससुराल भेज दूं, तो कम से कम उसकी जिम्मेदारी से तो आजाद हो जाएंगे। वांग ईफाई जब ये सुनती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वांग जी जब अपनी बहन की आंखों के आंसुओं को देखता है तो उसे हंसाने की कोशिश करता है और कहता है, इसका मतलब शीजे घर से चली जाएगी तो उनका कमरा पूरा का पूरा मेरा हो जाएगा। ईफाई जब ये सुनती है तो वो मुस्कुरा देती है और झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहती है, नहीं, वो कमरा मेरा है, तुम मेरे कमरे में घुसोगे भी नहीं, मैं जब यहाँ आऊंगी घूमने तो अपने कमरे में ही रहूंगी, तुम्हें मेरा कमरा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसके बाद दोनों भाई बहन हंसी मजाक करने लगते हैं। वांग जी ईफाई को चीरा रहा था तो ईफाई वांग जी को मारने के लिए वांग जी के पीछे भागने लगती है। ये देखकर लैंचरन और कैरामेल ली के चेहरे पर भी एक हंसी आ जाती है, लेकिन उस हंसी में भी एक उदासी छाया हुआ था क्योंकि उनकी बेटी उन्हें छोड़कर जो जाने वाली है। अगले दिन वांग जी विंग से मिलने जाता है और विंग को लेकर पूरे विलेज में घूमता भी है। विंग को गांव में घूमना बहुत पसंद था, वो आज बहुत खुश था। वांग जी को विंग की हंसी बहुत अच्छी लगती थी। विंग जब मुस्कुराता है तो वांग जी को बहुत अच्छा लगता है। वांग जी ज्यादा बात नहीं करता है, लेकिन जब विंग पास होता है तो वांग जी भी बहुत बातें करता है, लेकिन सिर्फ विंग के साथ। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन वांग जी के माँ बाबा वांग जी की बहन का रिश्ता तय करने के लिए ईफाई के होने वाले ससुराल में जा रहे थे तो कैरामेल ली ई से कहती है, ये आज मैं मेंशन में जाकर खाना नहीं बना पाऊंगी, क्या तुम जाकर खाना बनाकर आ जाओगी? ईफाई खाना बनाने के लिए राजी हो जाती है और वांग जी को लेकर मेंशन में चली जाती है। वांग जी विंग के साथ गार्डन में खेलने लगता है और ईफाई किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। तभी वे चांग से बाहर से अपने मेंशन में वापस आ जाते हैं और उनकी नजर किचन की तरफ जाती है जहाँ पर ईफाई खाना बना रही थी। ईफाई को देखकर वे चांग से के दिल में ये दिल कर चूचा चूचा चा सा महसूस होने लगता है क्योंकि ईफाई बहुत ज्यादा ही खूबसूरत थी। वे चांग से ईफाई की खूबसूरती में खो जाते हैं और किचन में जाकर ईफाई के कंधे पर हाथ रख देते हैं। ईफाई जैसे ही किसी का टच महसूस करती है वो डर जाती है, मिस्टर बे से जल्दी से दूर हो जाती है और गर्दन को नीचे झुकाकर खड़ी हो जाती है। वे चांग से ईफाई की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो?
मिसेस लैन कहाँ पर हैं? वो यहाँ खाना बनाती है। ईफाई अपनी नजरें झुकाकर खड़ी थी और वैसे ही कहती है, माँ को कुछ जरूरी काम था इसलिए वो खाना बनाने नहीं आ पाई, उन्होंने मुझे भेज दिया है। वे चांग से उसके बाद कुछ नहीं कहते और वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जाते जाते एक बार पीछे मुड़कर ईफाई को उसके ऊपर से नीचे तक अच्छे से देखते हैं और कहते हैं, खाना थोड़ा स्पाइसी बनाना, मुझे स्पाइसी खाना पसंद है। ईफाई को पता नहीं क्यों वे चांगसे की नजरें अजीब लग रही थी, इसलिए उसे अब खाना बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी वो आधे अधूरे मन से खाना बना देती है और जल्दी से किचन से बाहर आकर अपने भाई को ढूंढने लगती है। वांगजी और विंग गार्डन में खेल रहे थे। ईफाई जल्दी से वांगजी के पास जाती है और कहती है, वांगजी चलो घर चलते हैं, मेरा खाना बनाना हो गया है। उसके बाद ईफाई वांगजी को लेकर घर आ जाती है। उस रात को वे चांगसे को बिल्कुल भी नींद नहीं आती, उनको बार बार ईफाई की ख्याल आ रही थी। मिस्टर वे ईफाई की खूबसूरती में खो चुके थे और बार बार मन में ईफाई के ही बारे में सोचे जा रहे थे। मिस्टर वे ने सोच लिया था, इतने सालों बाद कोई लड़की मुझे पसंद आया है, इसे अपने हाथ से जाने तो नहीं दूंगा। मिस्टर वे को अब ईफाई किसी भी हाल में चाहिए था, ऐसा उन्होंने अपने मन में ठान लिया था। उन्होंने सोचा कि वो ईफाई के माँ बाबा से उसका हाथ मांग लेगा। उस दिन के बाद से वे चांग से कई बार कैरमेल ली से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बात नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिस वजह से मिस्टर वे ईफाई का रिश्ता अपने लिए मांग नहीं पाता। एक दिन लैन चिरन और कैरमेल ली वे चांग से मिलने आते हैं। वे चांग से जब उन दोनों को एक साथ देखते हैं तो वो सोचते हैं, ये सही मौका है, मैं शादी की बात चला लेता हूँ। भले ही मैं ईफाई के उम्र से बड़ा हूँ, लेकिन मैं एक अल्फा भी हूँ और रईस भी, और सबसे बड़ी बात, मुझे उससे प्यार हो गया है। जब से मिस्टर वी ने ईफाई को देखा है तब से हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, ये वाली बात दिल में चल रही थी। लेकिन आ गई कहानी में ट्विस्ट। ना होने वाले सास ससुर जी ने ना होने वाली दुल्हन का आगे होने वाली मैरिज का कार्ड बांटने चले आए। वे चांग से इससे पहले कुछ कह पाते उससे पहले ही लैन चिरन एक कार्ड वे चांग से की तरफ बढ़ा देते हैं। वे चांग से उस कार्ड को देखते हैं और कहते हैं, ये क्या है? लैन चिरन ने कहा, मास्टर 2 दिन बाद मेरी बेटी ईफाई की शादी है, हम दोनों आपको इन्वाइट करने आए थे, आप मेरी बेटी की शादी में जरूर आइए और छोटे मास्टर को भी लेकर आइए। विंग तो बहुत खुश हो गया। विंग को क्या पता, विंग अभी अभी अपनी होने वाली माँ से हाथ धो बैठा है। ये बात तो अच्छा ही हुआ है विंग और वांगजी के लिए, नहीं तो आगे जाकर दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं मामा भांजे बन जाते। वे चांग से जब ये सुनते हैं तो अपने ही जगह पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी हो जाते हैं, लेकिन मिस्टर वे अभी कुछ नहीं कहते। अब तो वे चांग से के अंदर चल रहे थे, दिल जुड़े बिना ही टूट गए, हद मिले बिना ही छूट गए। इसके बाद कैरमेल ली और लैन चिरन वहाँ से चले जाते हैं। वे चांग से उस शादी के कार्ड को देखते हैं और गुस्से में उस कार्ड फाड़ के फेंक देते हैं और कहते हैं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं ईफाई से प्यार करता हूँ, मैं ईफाई को किसी और का होने नहीं दूंगा। उस रात वे चांग से को फिर से नींद नहीं आती। वो सोच रहे थे कौन सा तिक्रम लगाए जो ईफाई की शादी रुक जाए। शादी होने में अब बस 2 दिन ही बाकी थे, इसलिए जो भी करना है जल्द से जल्द करना है। अगले दिन से ही वांगजी के घर में शादी की तैयारी चल रही थी, पूरे घर को सजाया गया था। वांगजी बहुत खुश था अपनी बहन की शादी को लेकर। ईफाई बार बार उदास हो रही थी, माँ बाबा को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन माँ बाप पर बोझ भी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए शादी तो करनी ही थी। वांगजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था उसकी सीजे की उदासी, इसलिए वांगजी उसके सामने कुछ ऐसी हरकतें कर रहा था जिस वजह से ईफाई मुस्कुरा रही थी। इस बीच लैन चिरन और कैरमेल ली को ईफाई की शादी के लिए कुछ शॉपिंग करने शहर जाना था, इसलिए वो दोनों शॉपिंग करने के लिए शहर चले जाते हैं। वांगजी और ईफाई दोनों घर पर अकेले होते हैं। शाम से ही तेज बारिश हो रही थी। ईफाई और वांगजी घर में अकेले थे, तभी उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। वांगजी जाकर दरवाजा खोलता है तो देखता है विंग के मिशन से कोई नौकर आया है और कह रहा है, मास्टर ने ईफाई को घर पर बुलाया है क्योंकि आज उसकी माँ खाना बनाने नहीं गई है, मास्टर को भूख लगी है, इसलिए उन्होंने कहा है ईफाई आकर उनके लिए खाना बना दे। लेकिन ये बात झूठ थी, आज ईफाई की माँ ने छुट्टी ली थी, लेकिन ये तो ईफाई के लिए एक चाल है बेचांग से की, जहाँ ईफाई अभी फंसने वाली है। ईफाई को पता नहीं था उसकी माँ ने अभी कुछ दिनों के लिए छुट्टी लिया है। ईफाई पहले घबरा जाती है, लेकिन फिर कुछ सोचकर वांगजी को लेकर अपने साथ विंग के मैंशन में पहुंच जाती है और जाकर वहां पर खाना बनाने लगती है। वांगजी अपनी बहन के साथ किचन में ही था। वे चांग से जब देखते हैं ईफाई अपने भाई को भी साथ लेकर आई है तो वो विंग के पास जाते हैं और कहते हैं, अपने दोस्त को अपने कमरे में ले आओ और उसके साथ खेलो। विंग जब ये सुनता है वांगजी आया है तो बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से किचन में चला जाता है और वांगजी को अपने साथ अपने कमरे में ले जाते जाते कहता है, तक शीजे खाना बना रही है, चलो तब तक हम दोनों खेलेंगे। वांगजी के वहां से जाते ही वे चांग से ईफाई के पास आते हैं और कहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाकर मेरे कमरे में ले आओ। ईफाई जब ये सुनती है तो वो डर जाती है और कहती है, उसे कॉफी बनाना नहीं आता है। वे चांग से ये सुनकर मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, ठीक है, चाय तो बनानी आती होगी तो चाय ही बनाकर मेरे कमरे में लेकर आओ, मुझे कुछ काम है, मैं काम कर रहा हूँ अपने कमरे में। ऐसा कहकर वे चांग से वहाँ से चले जाते हैं। अभी सीन कुछ ऐसा था, वे चांग से इनडायरेक्टली ईफाई को अपने कमरे में बुला रहे थे। वो होता है ना, शादी के बाद हस्बैंड लोग मम्मी के सामने डायरेक्ट बुला नहीं सकते हैं अपने पत्नी को, इसलिए चाय कॉफी के बहाने बुलाते हैं। ठीक वैसा ही ईफाई चाय बनाकर वे चांग से के कमरे में जाने लगती है
उसे वे चांसे के कमरे के अंदर जाने से डर लग रहा था। फिर वो सोचती है अगर मास्टर नाराज हो गए तो माँ और बाबा को काम से निकाल देंगे, मुश्किलें बढ़ जाएगी। वैसे भी मेरी शादी के लिए माँ और बाबा ने बहुत सारा कर्जा ले लिया है। ये सोचकर ही ईफाई वे चांसे के कमरे के दरवाजे पर नॉक करती है। वे चांसे ईफाई को अंदर आने को कहता है। ईफाई थोड़ा घबराते हुए अंदर आती है और चाय के कप को टेबल पर रख देती है और कहती है आपकी चाय। फिर वहां से जाने लगती है। वे चांसे ईफाई की तरफ देखता है और कहता है मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ईफाई जाते हुए रुक जाती है और वे चांसे की तरफ देखता है और कहती है तो ये क्या बात करनी है। वे चांसे ईफाई के पास आ जाते हैं और ईफाई के कंधे पर हाथ रखकर ईफाई की आंखों से आंखें लड़ाते हुए कहते हैं मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम इस शादी से इनकार कर दो, तुम्हें ये शादी नहीं करनी है। ईफाई जब ये सुनती है तो वो वे चांसे से दूर हो जाती है और कहती है मास्टर ये आप क्या कर रहे हो, आपने अपनी उम्र देखी है, आप मेरे बाबा की उम्र के हो और आप कह रहे हो आप मुझसे प्यार करते हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं वहीं पर मैरिज करूंगी जहाँ पर मेरे माँ बाबा ने मेरी मैरिज को फिक्स किया है। वे चांसे ने कहा प्यार की कोई उम्र नहीं होती है भाई, मुझे तुम्हें देखकर ही पहली नजर का प्यार हो गया है। अब मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तुम ये शादी नहीं कर सकती, तुम सिर्फ मेरी हो। ईफा ने गुस्से से कहा ये कभी नहीं हो सकता, आप मेरे बाबा की उम्र के हो, आप इस तरह की बातें मुझसे कैसे कर सकते हैं। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है आप जो भी बोलोगे मैं सब सुन लूंगी, मुझे भी यहाँ से जाना है, कल मेरी मैरिज है। ईफा की बातों को सुनकर वे चांसे को गुस्सा आ जाता है। मिस्टर वे ईफा के हाथों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुम ये शादी नहीं करोगी, मैंने कह दिया ना मैं तुमसे शादी करूंगा, तो तुम किसी और से शादी क्यों करोगी। ईफा वे चांसे को गुस्से में एक थप्पड़ मार देती है और कहती है मेरा हाथ छोड़िए, मुझे जाना है यहाँ से। ऐसा कहकर ईफा अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से जाने लगती है। वे चांसे जल्दी से आकर ईफा के हाथों को फिर से पकड़ लेते हैं और दरवाजे को लॉक कर देते हैं और कहते हैं अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी और का कभी होने नहीं दूंगा। ऐसा कहकर ईफाई को बेड पर धक्का दे देते हैं जिससे ईफाई बेड पर जाकर गिर जाती है। ईफाई ये देखकर डर जाती है और अपने आप को पीछे ले जाने लगती है। उसके बाद वे चांसे के कमरे से बस ईफाई की चीखने की आवाजें आ रही थी। वांजी जो विंग के कमरे में विंग के साथ खेल रहा था अचानक से अपनी शीजी की चिल्लाने की आवाज सुनता है। वो जल्दी से विंग की तरफ देखता है और कहता है मेरी शीजी क्यों चिल्ला रही है। ऐसा कहकर वो जल्दी से विंग के कमरे से बाहर आ जाता है। विंग भी वांजी के साथ अपने कमरे से बाहर आ जाता है। इतने में विंग की ग्रानी वहां आ जाती है जो किसी काम से बाहर गई हुई थी। उन्हें भी ईफाई की चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। ये सुनकर ग्रानी घबरा जाती है, उनको समझने में देर नहीं लगती ये क्या हो रहा है। विंग जल्दी से अपनी ग्रानी के पास आता है और कहता है ग्रानी वांजी की शीजी चिल्ला क्यों रही है, वो कहाँ पर है। ग्रानी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो विंग को क्या ही बताए। वांजी अपनी बहन की चिल्लाने की आवाज की तरफ भागने लगता है और एक कमरे के पास जाकर वो कमरे के दरवाजे पर करना शुरू कर देता है और कहने लगता है शीजे दरवाजा खोलो, तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो, शीजे जल्दी से दरवाजा खोलो ना। विंग अभी वांजी के पास आ जाता है और उसे पता था ये कमरा उसके महान पापा का है, तो वो भी अपने पापा को बुलाने लग जाता है। पापा दरवाजा खोलिए, लॉन्सन की शीजे इतनी क्यों चीख रही है, उनको क्या हुआ है। तभी ग्रानी उनके पास आती है और कहती है चलो बच्चों थोड़ी देर में दरवाजा खुल जाएगा, तुम दोनों अब यहाँ से चलो, यहाँ पर तुम दोनों का रुकना अच्छी बात नहीं है। लेकिन वांजी ग्रानी की एक भी बात नहीं मानती और वहीं पर खड़ा होकर दरवाजे को पीटना शुरू कर देता है। विंग भी वांजी की मदद करने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद ईफाई की चिल्लाने की आवाज बंद हो जाती है लेकिन दरवाजा अभी भी नहीं खुलता। वांजी वहीं पर बैठ जाता है और रोने लगता है। विंग भी रो रहा था। विंग भी वांजी के पास बैठ जाता है। ग्रानी खड़ा होकर सब कुछ देख रही थी लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसे पता था उसके मास्टर ने जो किया है वो गलत किया है, लेकिन वो एक नौकर है। वो एक नौकर होकर अपने मास्टर को रोकने की हिम्मत उनमें नहीं थी। लगभग आधे घंटे बाद दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलते ही वांजी जल्दी से अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और अंदर की तरफ देखने लगता है। वांजी जब अपनी शीजे की हालत देखता है तो बहुत घबरा जाता है क्योंकि उसकी शीजे की पूरी शरीर पर चोटों के निशान थे और उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके होठों से खून भी आ रहा था। वांजी जल्दी से अंदर जाने की कोशिश करने लगता है लेकिन वे चांग से उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है अभी अंदर मत जाओ, तुम्हारी बहन इस हालत में नहीं है कि तुम अंदर जाकर उससे मिलो। वांजी वे चांग से की बातों को सुनकर हैरान हो जाता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है मेरी शीजे को क्या हुआ है, उन्हें इतनी सारी चोट कैसे लग गई। वांजी और कुछ कहने ही वाला था तभी अचानक विंग की नजर ईफाई पर पड़ती है जो अभी बालकनी की तरफ जा रही थी। ये देखकर विंग जोर से चिल्लाता है लॉन्सन तुम्हारी शीजे बालकनी की तरफ जा रही है। मिस्टर वे भी हैरान हो जाते हैं और वो भी बालकनी की तरफ देखते हैं। वो देखते हैं ईफाई बालकनी में जाकर नीचे कूदने की कोशिश कर रही है। वे चांग से जल्दी से अंदर की तरफ भागने लगते हैं लेकिन इससे पहले वे चांग से ईफाई को पकड़ लेते ईफाई बालकनी से नीचे कूद पड़ती है और नीचे गिरते ही अपना दम तोड़ देती है। उधर आधे घंटे पहले कैरमन ली और लैन चिरन घर वापस आ चुके थे। जब वो दोनों घर पहुंचे थे तो देखते हैं उनके दोनों बच्चे घर पर नहीं है, तो वो अपने पड़ोसी से पूछते हैं दोनों के बारे में। पड़ोसी बताते हैं मेंशन से कोई नौकर आया था, हम दोनों को बुलाकर लेके गए हैं। कैरमन ली और लैन चिरन जब ये सुनते हैं तो वो दोनों ही मेंशन में आ जाते हैं
ताकि अपने दोनों बच्चों को घर ले जा सके। कैरामेल ली और लैंचिरन जैसे ही मेंशन के अंदर पहुंचते हैं, E5 बालकनी से नीचे कूद जाती है और उनकी आंखों के सामने ही दम तोड़ देती है। कैरामेल ली ये देखकर अपनी ही जगह पर स्टिफ खड़ी रह जाती है। लैंचिरन जब ये देखता है तो जल्दी से अपनी बेटी के पास जाता है और देखता है उसकी बेटी अब मर चुकी है। लैंचिरन E5 के सर को अपनी गोद में रखकर रोने लगता है। इतने में वांजी भी वहाँ पर दौड़ के आ जाता है और अपने बाबा को इस तरह से रोते हुए देख वो भी E5 के पास बैठकर रोने लगता है। विंग बालकनी से सब कुछ देख रहा था। वो एक बार अपने पापा की तरफ और एक बार लैन वांगजी की तरफ देख रहा था। तभी वांगजी रोते हुए अपनी माँ की तरफ देखता है जो एक जगह पर ही चुपचाप खड़ी थी। वांगजी रोते हुए अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ देखो ना, शीजा को क्या हो गया है। शीजा अचानक ही बालकनी से कूद गई। ऐसा कहकर वांगजी जैसे ही अपनी माँ को छूता है तो उसकी माँ नीचे गिर जाती है। वांगजी ये देखकर चौंक जाता है। वांगजी जल्दी से लैंचिरन को बुलाता है। लैंचिरन जैसे ही वांगजी की आवाज सुनता है तो वांगजी की तरफ देखता है कैरामेल ली नीचे गिरी हुई थी। लैंचिरन जल्दी से भागकर कैरामेल ली के पास पहुंचता है और जैसे ही कैरामेल ली को वो छूता है तो वो वहीं पर बैठ जाते हैं और अपने सर को पीटते हुए कहते हैं, ये मेरे परिवार के साथ क्या हो गया? ली, तुम मुझे इस हाल में कैसे छोड़कर जा सकते हो? वांगजी जब सुनता है उसकी माँ मर चुकी है तो वो भी वहीं पर बैठकर अपने पापा के साथ रोने लगता है। रोते हुए लैंचिरन की नजरें वे चांग से पर पड़ती है जो बालकनी से ही उन लोगों को देख रहे थे। लैंचिरन अब बहुत गुस्से में आ जाते हैं। वो अपनी जगह से खड़ा होता है और मेंशन के अंदर जाने लगता है। लैंचिरन को अंदर आते देखकर वे चांग से डर जाते हैं। लैंचिरन जल्दी से वे चांग से के कमरे में आते हैं और वे चांग से को मारने लगते हैं। अभी वे चांग से लैंचिरन के ऊपर हाथ नहीं उठाते, लैंचिरन को खुद को मारने देते हैं। विंग ये देखकर रोने लगता है। तभी ग्रैनी उसके पास आती है और उसको कमरे से बाहर ले जाने लगती है, लेकिन विंग जाने को राजी नहीं हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है यहाँ। उस रात बहुत बारिश हो रही थी और बालकनी में जब लैंचिरन वे चांग से को मार रहे थे तो बालकनी में बहुत सारा पानी गिरा हुआ था और उसी पानी में पैर फिसल के लैंचिरन भी बालकनी से नीचे गिर जाते हैं। वे चांग से उन्हें बचाने की कोशिश तो करते हैं लेकिन तब तक लैंचिरन बालकनी से नीचे गिर चुके थे। अब लैंचिरन की भी मौत हो जाती है ऑन द स्पॉट। वांगजी जब ये देखता है कि उसके बाबा भी बालकनी से नीचे गिर गए हैं, वो जल्दी से अपने बाबा के पास आता है लेकिन उसके बाबा कुछ नहीं बोल रहे थे। ये देखकर वांगजी अपने चारों तरफ देखता है जहाँ उसकी माँ, उसकी बहन, उसके बाबा की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। वांगजी अब रोना चाहता था लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं गिर रहे थे। वो वहीं पर स्टैचू बनकर बैठा हुआ था। मिस्टर वे जब ये देखते हैं एक साथ 3 लोगों की मौत हो गई है उसके मेंशन में तो वो बहुत डर जाते हैं। वो अपने मन में सोचने लगते हैं अगर लोगों को पता चल गया इसकी वजह से इन तीनों की मौत हो गई है तो उसे जेल हो जाएगी और अगर उसे जेल हो गई तो बेटे का क्या होगा? उसे कुछ न कुछ तो करना होगा। ऐसा सोचकर वो जल्दी से अपने कमरे के बाहर आते हैं और ग्रैनी की तरफ देखता है और कहता है, तुम जल्दी से विंग को लेकर कार में बैठो, थोड़ी देर बाद मैं आ रहा हूँ। ग्रैनी वे चांगसे की बात सुनकर विंग को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है लेकिन विंग जाने को तैयार नहीं था। वे चांगसे जल्दी से अपने एक नौकर को बुलाता है और कहता है, इन सबको ठिकाने लगा दो, यहाँ किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए इन लोगों के साथ क्या हुआ है। ऐसा कहकर वो अपनी नौकर की तरफ एक पैसों की गड्डी फेंक देता है। नौकर जल्दी से उन पैसों को उठा लेता है और कहता है, मास्टर आपका काम हो जाएगा लेकिन मैं उस बच्चे का क्या करूँ? मिस्टर वे कहते हैं, मार डालो, वैसे भी इसने अपने माँ बाबा और बहन की मौत होते हुए देख लिया है। मैं नहीं चाहता ये बाहर जाकर कुछ भी बोले, इसलिए इसे मार डालो। ऐसा कहकर वे चांग से विंग के हाथों को पकड़कर वहां से जाने लगता है। विंग रोता है और कहता है, ऐसा मत करो पापा, लैंसान को मत मारो, लैंसान। विंग अब लैंसान का नाम लेते हुए रोने लगता है लेकिन वे चांग से विंग की एक भी बात नहीं सुनता है। वो ग्रैनी को कार में बैठने को बोलते हैं और खुद भी विंग को लेकर कार में बैठ जाते हैं और कार को वहां से शहर की तरफ लेकर चले जाते हैं। विंग कार के विंडो से लैंसन को अभी भी वैसे ही बैठा हुआ देख पा रहा था। उसे अभी लग रहा था आज के बाद वो कभी अपने लैंसन से नहीं मिल पाएगा। वांगजी अभी भी वहीं पर बैठा हुआ था। तभी वो नौकर वहां पर आता है और कहता है, इस तरह बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपनी फैमिली के अंतिम संस्कार करना होगा। ऐसा कहकर वो सर्वेंट एक फावड़ा लेकर आता है और वांगजी के हाथों को पकड़ के जंगल की तरफ ले जाने लगता है। वांगजी कुछ भी नहीं कह रहा था, बस चुपचाप उस नौकर की तरफ देख रहा था। नौकर ने वहां पर 4 कब्रें खोद दिया था। उसके बाद वांगजी के माता पिता और उसके बहन को लेकर वहां पर दफना दिया था और चौथी कब्र को वो खाली ही भर रहा था। वांगजी जब ये देखता है तो वो नौकर की तरफ देखता है और कहता है, ये किसके लिए था? वो नौकर वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, ये तुम्हारे लिए था। आज अपने माँ बाप के साथ तुम भी मर चुके हो। मुझे तुम्हें मारने को कहा गया था लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरा भी तुम्हारी उम्र का एक छोटा सा बच्चा है तो मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ ताकि मास्टर तुम तक ना पहुँच पाए। अगर मास्टर को पता चल गया तुम जिंदा हो तो वो तुम्हें भी जान से मार देंगे, इसलिए तुम कभी भी यहाँ पर नहीं लौटना। ऐसा कहकर वो नौकर उन नोटों की गड्डियों में से कुछ नोटों को निकालता है और वांगी की पॉकेट में रख देता है और कहता है, यहाँ से दूर चले जाओ बेटा। ऐसा कहकर वो नौकर वहाँ से चले जाता है। अब तक सुबह हो चुकी थी।
वांगची एक बार अपने परिवार को देखता है, फिर वहाँ से चलना शुरू कर देता है। 10 साल के बच्चे को समझ नहीं आ रहा था उसे आगे क्या करना चाहिए, इसलिए वो किसी को बिना कुछ बताए ही वहाँ से चला जाता है। उसे ये तक पता नहीं था वो किस रास्ते पर जा रहा है, बस उसके कदम चल रहे थे। जब वो ज्यादा थक जाता था तब एक जगह पर बैठ जाता था। ऐसा करते हुए 2 दिन बीत जाते हैं। वांगजी बिना खाए पिए ही चल रहा था। उसे भूख तो लग रही थी लेकिन वो अपने होश में नहीं था, इसलिए वो सिर्फ चला जा रहा था। चलते चलते अचानक वांगजी का सर घूमने लगा और वो बीच रास्ते पर ही गिर जाता है। एक दिन बाद वांगजी की आंखें खुलती है और वो खुद को एक कमरे में पाता है। वहाँ पर एक छोटी सी 7 साल की लड़की बैठी हुई थी और वो वांगजी की तरफ ही देख रही थी और मुस्कुरा रही थी, लेकिन वांगजी के चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं था। वो बस उस लड़की की तरफ देख रहा था। तभी अचानक से आवाज आती है और वेन रूहान रूम के अंदर आते हुए कहते हैं, तुम्हें होश आ गया? मुझे तो चिंता हो रही थी तुम्हारी। वांगी जब उस आवाज को सुनता है तो वो उस इंसान की तरफ देखने लगता है। वो इंसान वांगी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। वेन रूहान वांगी के पास आकर बैठते हैं और कहते हैं, तुम कौन हो बेटा और तुम्हारी ऐसी हालत क्यों है? तुम्हारे पैरों को देखकर लग रहा था तुम कई दिनों से चल रहे हो और तुमने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है, जिस वजह से तुम्हारी शरीर कमजोर हो गया है और तुम बीच रास्ते पर ही बेहोश हो गए थे। वांगी वेन रूहान की बातों को सुनकर भी चुप रहता है। वांगी बस उन दोनों की तरफ देखे जा रहा था। वेन रूहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये बच्चा कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, कहीं ये गूंगा तो नहीं है। वेन रूहान जल्दी से अपनी एक नौकर को बुलाता है और कहता है, डॉक्टर को बुला कर लाओ। नौकर जल्दी से बुलाकर ले आता है। डॉक्टर कमरे में आने के बाद वेन रूहान डॉक्टर की तरफ देखता है और कहता है, इसको अच्छी तरह से चेक करो, ये लड़का कुछ भी बोल नहीं रहा है, कहीं ये गूंगा तो नहीं है। डॉक्टर वांगी के पास आता है और वांगी को चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन वांगी जल्दी से अपने आप को दूर कर लेता है और पीछे की तरफ होने लगता है। वांगी को देखकर लग रहा था वांगी घबरा रहा है, लेकिन उसके चेहरे को देखकर किसी को कुछ भी नहीं पता चल रहा था। वेन रूहान जल्दी से वांगजी के पास आकर बैठ जाता है और कहता है, बेटा घबराओ मत, ये डॉक्टर है, तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, ये बस तुम्हें चेक करने के लिए आया है। ऐसा कहकर वेन रूहान अपने हाथों को वांगजी के सर पर सहलाते हैं। वांगजी जब ये देखता है तो वो शांत हो जाता है और डॉक्टर को चेक करने देता है। डॉक्टर वांगजी को अच्छी तरह से चेक करता है और उसके बाद वेन रूहान को अपने साथ बाहर ले जाते हैं। वेन रूहान डॉक्टर के साथ बाहर आ जाते हैं। फिर डॉक्टर वेन रूहान को कहता है, शायद इस बच्चे को कोई गहरा सदमा लगा है, इस वजह से ये ऐसे रिएक्ट कर रहा है। ये बोल सकता है लेकिन बोल नहीं रहा है, इसको बहुत प्यार से हैंडल करना होगा। ऐसा कहकर डॉक्टर यहाँ से चला जाते हैं। वेन रूहान के कमरे से बाहर जाते ही वेनचिंग वांगजी के पास आती है और कहती है, मेरा नाम वेनचिंग है, तुम्हारा नाम क्या है? वांगजी अभी वेनचिंग की तरफ देख रहा था और कुछ नहीं कह रहा था। वेनचिंग वांगजी की तरफ देखती है और कहती है, क्या तुम बोल नहीं सकते? क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, आज से हम दोनों दोस्त हुए। वांगजी जैसे ही दोस्त शब्द सुनता है तो उसके सामने वेन का चेहरा आ जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वेनचिंग जब ये देखती है तो जल्दी से वो वांगजी के पास आकर बैठती है और अपने रुमाल से वांगजी आंखों के आंसुओं को साफ करने लगती है और कहती है, मत रो, मैं तुम्हारे पास हूँ ना, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। तभी वेन रूहान कमरे में आ जाते हैं और वेनचिंग को देखते हुए कहते हैं, वेनचिंग जाओ, तुम्हारे टीचर आए हैं तुम्हें पढ़ाने के लिए, बाद में आकर तुम अपने दोस्त के साथ खेलना, अभी मुझे तुम्हारे दोस्त के साथ कुछ जरूरी बात करनी है। वेनचिंग अपने पापा की बात सुनती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। वेनचिंग के जाते ही वेन रूहान वांगजी के पास आता है और बैठ जाता है। वांगजी की आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। वेन रूहान वांगजी को अपने गोद में बैठा लेते हैं और कहते हैं, बेटा मैं तो नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन मुझे तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, क्या तुम मुझे बताओगे तुम्हारे साथ क्या हुआ है? वांगजी वेन रूहान के चेहरे की तरफ देखता है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे अभी भी। वो जल्दी से वेन रूहान के गले से लग जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। फिर खुद को संभालते हुए हिचकियां लेते हुए वो अपनी पूरी कहानी बताने लगता है। वेन रूहान भी वांगजी को अपने गले से लगाकर उसके पीठ को सहलाने लगते हैं और कहते हैं, बेटा आज रो लो, जितना भी रोना है, लेकिन आज के बाद तुम मत रोना, ये दुनिया बहुत बुरी है बेटा, अगर तुम रोओगे तो लोगों को लगेगा कि तुम कमजोर हो, तुम किसी को भी इस बात का एहसास नहीं होने दोगे कि तुम कमजोर हो। तुम्हारे परिवार के साथ जिसने भी गलत किया है तुम्हें उससे बदला लेना होगा, मैं तुम्हें तैयार करूंगा, अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, पहले तुम्हें खुद को मजबूत करना होगा, इस दुनिया का सामना करना होगा, इन जैसे लोगों को तुमसे डरना होगा, तभी तो तुम अपना बदला ले पाओगे। वांगजी वेन रूहान की बातों को सुनकर हैरान हो जाता है और रोते हुए ही कहता है, क्या सच में मैं अपने परिवार का बदला ले पाऊंगा? वेन रूहान ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें खुद तैयार करूंगा। वेन रूहान एक माफिया था, लेकिन वेन रूहान माफिया होने के बावजूद भी एक अच्छा इंसान था। उसकी पत्नी की डेथ हो चुकी थी और उसकी एक 7 साल की बेटी थी जो वेनचिंग है। उस दिन के बाद से वांगजी वेन रूहान के साथ ही रहने लगा। वेन रूहान वांगजी को सब कुछ सिखा रहा था, यहाँ तक कि वेन रूहान ने वांगजी का स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया था। वांगजी और वेनचिंग दोनों एक साथ ही स्कूल जाया करते थे। वेनचिंग हमेशा ही वांगजी के साथ घुमा करती थी और बहुत सारी बातें किया करती थी, लेकिन वांगजी वेनचिंग से बहुत कम ही बातें करता था। धीरे धीरे वांगजी 18 साल का हो जाता है। जब वांगजी 18 साल का होता है तो वेन रूहान वांगजी को अपने माफिया की कुर्सी में बिठा देता है और
दोस्त को एक नया नाम देता है, हांग वांग जुन। लेकिन जब वांग जी 22 साल का होता है तब बेन रोहान की मौत हार्ट अटैक से हो जाती है। वांग जी बेन रोहान की पूरी जिम्मेदारी लेता है, यहाँ तक कि वो वेनचिंग की भी जिम्मेदारी लेता है, लेकिन एक दोस्त के रूप में। लेकिन वेनचिंग वांग जी को दोस्त नहीं मानती थी, वो वांग जी से मन ही मन प्यार करती थी। और वांग जी माफिया लॉर्ड बन चुका था। वांग जी के नाम सुनते ही सब लोग डर से कांपते थे, क्योंकि वांग जी किसी पर भी रहम नहीं खाता था। वांग जी ने अपने 2 नाम रखे थे, एक तो वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, दूसरा माफिया था। लेकिन वांग जी दोनों ही वर्ल्ड में मिस्टीरियस मैन था, क्योंकि आज तक किसी ने वांग जी का चेहरा नहीं देखा था, ना ही कोई जान पाया था बिजनेसमैन लान वांग जी दिखता कैसा है, और ना ही कोई जानता था माफिया लॉर्ड हांग वांग जुन कैसे दिखते हैं, क्योंकि वांग जी ने अपने आप को सबसे छुपा कर रखा था। एक दिन लान वांग जी के पास शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन के बेटे की शादी का कार्ड आता है। वांग जी जब उस कार्ड को देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि इस शादी के कार्ड पर वी भूषण का नाम लिखा था। प्रेजेंट टाइम में लगभग 2 दिनों तक वांग जी को बेहोश रखा गया था, क्योंकि वांग जी जब भी होश में आ रहा था खुद को नुकसान पहुंचा रहा था। इसलिए श्रेयांग ने डॉक्टर से कहकर वांग जी को बेहोश रखा था, ताकि वांग जी शांत हो पाए। 2 दिन बाद जब वांग जी को फिर से होश आता है, वांग जी फिर से खुद को हर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी श्रेयांग आकर उसे रोक लेता है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो, खुद को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो। वांग जी ने कहा, मुझे मर जाने दो श्रेयांग, मैं जीना नहीं चाहता। मैं उस इंसान से बहुत नफरत करता था, क्योंकि उसने मेरी बहन के साथ गलत किया था, लेकिन आज मैंने खुद जिससे मैं प्यार करता हूँ उसके साथ ही गलत कर दिया। अगर कोई भी अल्फा किसी ओमेगा के साथ गलत करता है तो मैं खुद उसे अपने हाथों से सजा देता हूँ, लेकिन आज मैं खुद एक रेपिस्ट बन गया हूँ। अब मैं जीना नहीं चाहता, मुझे मर जाने दो। तभी वेनचिंग वांग जी के कमरे में आती है और कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या? आज तो तुम्हारे लिए खुशी मनाने के दिन है। तुम्हें पता है जिसने तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया था, 2 दिन पहले ही उसने खुद सुसाइड कर लिया है। वांग जी जब ये सुनता है तो वो हैरानी से वेनचिंग की तरफ देखता है और कहता है, तुमने क्या कहा अभी? तभी श्रेयांग बीच में बोलता है, हाँ वांग जी, वेनचिंग ने सही कहा है। आज से 2 दिन पहले वे चांगसे ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया है। वांग जी जैसे ही सुनता है वो श्रेयांग की तरफ देखता है और कहता है, वेन कैसा है? उसने तो खुद को नुकसान नहीं पहुंचाया ना? श्रेयांग ने कहा, नहीं वो ठीक है, लेकिन उसके पिता की मौत के अगले दिन ही उसने अपना सारा कुछ बेचकर कहीं और चला गया है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। वांग जी जब ये सुनता है तो वो श्रेयांग और वेनचिंग की तरफ देखता है और कहता है, अपने आदमी से कहो वेन इस वक्त कहाँ है पता लगाए। वेनचिंग और श्रेयांग वांग जी की बातों को सुनकर उसके कमरे से निकल जाते हैं। श्रेयांग अपने गार्ड्स को कहते हैं जाकर पता लगाए वेन इस वक्त कहाँ है। गार्ड्स वहाँ से जाने ही वाले थे वेन को ढूंढने के लिए, लेकिन श्रेयांग के जाने के बाद वेनचिंग उन लोगों को रोक देती है और कहती है, वांग जी जब भी ये पूछे तुम लोगों को वेन कहाँ है तो तुम लोग वांग जी से झूठ बोल देना कि तुम सभी वेन को ढूंढ नहीं पा रहे हो। उस दिन के बाद से वांग जी जब भी अपने गार्ड से वेन के बारे में पूछता था तो गार्ड्स झूठ बोल देते थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर वेनचिंग को पता चला तो वेनचिंग उन लोगों को मार डालेगी। इसलिए वो सब हमेशा वांग जी से झूठ बोला करते थे। लगभग 9 महीने बाद एक दिन श्रेयांग दूसरे शहर पर किसी काम से जाता है, लेकिन रास्ते में उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। श्रेयांग हॉस्पिटल में खुद चेकअप कराकर लौट ही रहा था, तभी उसकी नजर वेन पर जाती है, जो इस वक्त लेबर पेन के वजह से छटपटा रहा था। श्रेयांग ये देखकर हैरान हो जाता है और जल्दी से वांग जी को फोन लगाता है और कहता है, उसने वेन को अभी देखा जो इस वक्त हॉस्पिटल में है, आज उसकी डिलीवरी हो रही है। वांग जी जब ये सुनता है तो वो श्रेयांग से कहता है, क्या वेन ने शादी कर ली है? उसका बेबी होने वाला है, इसका मतलब उसने शादी कर ली है। श्रेयांग कहता है, नहीं उसने शादी नहीं की है, क्योंकि उसके पास कोई नहीं है, सिर्फ एक ओल्ड लेडी है। वांग जी मुझे लगता है वेन तुम्हारे बच्चे को जन्म देने वाली है, क्योंकि उस बात को लगभग 9 महीने हो चुके हैं, इसका मतलब वेन तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट है। वांग जी जैसे ही सुनता है वो श्रेयांग से कहता है, तुम इस वक्त कहाँ पर हो? मैं अभी वहीं पर आता हूँ। श्रेयांग वांग जी को एड्रेस बता देता है। वांग जी अपने प्राइवेट जेट से आधे घंटे में ही वहाँ पर पहुँच जाता है और जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर जाकर वेन को ढूंढने लगता है। वेन को ढूंढते ढूंढते श्रेयांग के पास पहुँच जाता है। श्रेयांग जब वांग जी को देखता है तो वांग जी हाफ रहा था। श्रेयांग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, थोड़ी देर के लिए ठीक से सांस ले लो, सब कुछ ठीक है, तुम्हें अल्फा बेटा हुआ है, कांग्रेचुलेशन। वांग जी जब ये सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन साथ में उसके चेहरे पर एक बड़ा सा मुस्कान भी था। श्रेयांग वांग जी की मुस्कान देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी वांग जी के चेहरे पर मुस्कान नहीं देखी थी। श्रेयांग जल्दी से एक कमरे की तरफ इशारा करता है। वांग जी भी जल्दी से उस कमरे के दरवाजे को खोलने जाता है, लेकिन रुक जाता है। तभी श्रेयांग कहता है, अभी वो बेहोश है, डॉक्टर ने कहा है उसे होश में आने में लगभग 2 घंटे लगेंगे। वांग जी जैसे ही सुनता है वो जल्दी से रूम के दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। अंदर जाकर देखता है वेन अभी भी बेहोश है और उसके पास पाले में उसका बच्चा सोया हुआ है। वांग जी जल्दी से वेन के पास जाता है और वेन के चेहरे को जी भर के देखने लगता है। वेन का चेहरा बुरी तरह से पीला पड़ चुका था और वेन बहुत कमजोर भी दिख रहा था। ये देखकर वांग जी को अच्छा नहीं लगता है। वांग जी जल्दी से वेन के चेहरे के पास झुकता है और उसके फोरहेड पर एक किस करता है और अपने बेटे की तरफ देखता है। फिर वेन से कहता है, थैंक यू वेन, मुझे इतना प्यारा तोहफा देने के लिए।
इसके बाद वांग जी अपने बेटे के पास जाता है जो अभी सो रहा था। वांग जी अपने बेटे को अपने बाहों में ले लेता है और उसके फोरहेड पर भी एक छोटा सा किस करता है और कहता है, शिजोई तुम कभी भी खुद को अकेला मत समझना, ये मत समझना कि तुम्हारे डैडी ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी परछाई बनकर। इतने में वहाँ पर ग्रैनी भी आ जाती है। ग्रैनी जब वांग जी को वहाँ पर देखती है तो वो डर जाती है और जल्दी से अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और कहती है, इस बच्चे को अपने साथ मत ले जाइए। अगर आप अपने साथ ले जाओगे इस बच्चे को तो विंग बाबा मर जाएंगे। ये बच्चा विंग बाबा के जीने का सहारा है, उनसे ये सहारा मत छीनिए। वांग जी जब ये सुनता है तो वो कहता है, नहीं ग्रैनी आप मुझे गलत समझ रहे हो, मैं इसे लेने नहीं आया हूँ, मैं तो अपने बच्चे को देखने आया हूँ। क्या मुझे अपने बच्चे को देखने का भी हक नहीं है? मैं अभी यहाँ से चले जाऊंगा, बस थोड़ी देर मुझे अपने बेटे के साथ रहने दीजिए। ग्रैनी सुनती है तो वो एक चैन की सांस लेती है और वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, अभी थोड़ी देर में विंग बाबा को होश आ जाएगा, उनके होश आने से पहले आप यहाँ से चले जाइएगा। वांग जी अपना सर हाँ में हिलाता है और फिर अपने बच्चे को अपने सीने से लगा लेता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर वो अपने बच्चे को ग्रैनी के बाहों में दे देता है और कहता है, इसका ख्याल रखिएगा। फिर अपने बेटे की तरफ देखता है और कहता है, शिजोई मैं तुमसे मिलने फिर आऊंगा। ऐसा कहकर वांग जी अपने गले से एक लॉकेट बाहर निकालता है और अपने बेटे के गले में पहना देता है और वहाँ से चला जाता है। वांग जी के वहाँ से जाने के बाद ही विंग को भी होश आ जाता है। विंग जैसे ही होश में आता है वो अपने बच्चे को ढूंढने लगता है और तभी ग्रैनी उसके पास आती है और विंग के बच्चे को उसके बाहों में दे देती है। विंग जब अपने बच्चे को अपने बाहों में लेता है तो उसकी आंखों से भी आंसू निकल जाते हैं। ग्रैनी ने कहा, विंग बाबा आपका बेटा बिल्कुल आपकी तरह खूबसूरत है, इसकी आंखें बिल्कुल आग पर गई है। ग्रैनी की बातों को सुनकर विंग अपने बच्चे को ध्यान से देखने लगता है और फिर कहता है, नहीं ग्रैनी इसकी आंखें तो बिल्कुल इसके पिता की तरह है, ये देखने में बिल्कुल लैंजान के जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मेरा लैंजान बिल्कुल छोटा बच्चा हो गया है। ग्रैनी जब विंग की बातों को सुनती है तो वो विंग के पास आकर बैठ जाती है और कहती है, बाबा आपको बुरा नहीं लग रहा है? उन्होंने आपके साथ इतना गलत किया है, फिर भी आप कैसे उनका नाम ऐसे ले सकते हैं, वो भी इतने प्यार से? विंग ने कहा, नहीं ग्रैनी मुझे उससे नफरत नहीं है, मैं उनसे प्यार करता था बचपन से ही। आपको क्या लगता है उसने मेरे साथ गलत किया है? नहीं, मैंने अपने साथ गलत होने दिया है। मैं खुद ये शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन पापा की जिद के वजह से मुझे ये शादी करनी पड़ रही थी। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि लैंजान जिंदा है तो मैं बहुत खुश हो गया। फिर विंग अपने बच्चे की तरफ देखता है और कहता है, मैं उससे नफरत क्यों करूं जिसकी वजह से मुझे इतना प्यारा तोहफा मिला है। ऐसा कहकर वो अपने बच्चे के फोरहेड पर एक किस कर लेता है। ग्रैनी विंग की बातों को सुनकर मुस्कुरा देती है और कहती है, तुमने ठीक कहा, लेकिन तुमने क्या अपने बच्चे का कोई नाम सोचा है? विंग ने कहा, हाँ सोचा है ना, आयुआन। मैं इसे प्यार से आयुआन कहूँगा, लेकिन इसका नाम मैं शिजोई रखना चाहता हूँ, लान शिजोई, मेरा और लैंजान का बेटा। विंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ग्रैनी जब ये सुनती है तो वो हैरान हो जाती है और अपने मन में कहती है, वांग जी ने भी तो अपने बेटे को इसी नाम से बुलाया था। वांग जी जैसे ही उस रूम से बाहर आता है, शुयांग को अपने सामने देखकर गले लग जाता है और कहता है, तुम्हें पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने बेटे से मिला, मुझे लगा था मैं इस दुनिया में अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है। अब कोई है जो मेरा अपना है, जो मेरा खुद का खून है। भले ही मैं उसके पास ना जा सकूं, लेकिन दूर से ही सही उसे देखकर खुश हो जाऊंगा। शुयांग वांग जी को इस तरह से खुश देखकर वो भी खुश हो जाता है और कहता है, मुझे पता है कि तुम आज बहुत खुश हो, चलो अब घर चलते हैं। उसके बाद वांग जी और शुयांग घर वापस आ जाते हैं। वांग जी घर आते ही अपने सारे गार्ड्स को बुलाता है और कहता है, आज इस मेंशन को पूरी तरह से सजाओ, आज मेरे लिए सबसे खुशी का दिन है, आज मेरा बेटा हुआ है, आज इस मेंशन में पार्टी होगी, सारे गार्ड्स की सैलरी आज से दुगनी। वेंचिंग जैसे ही ये सुनती है वो जल्दी से वांग जी के पास आती है और कहती है, वांग जी तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, अचानक तुम्हारा बेटा कहाँ से आ गया? तुम्हारी तो अभी शादी तक नहीं हुई है। वांग जी वेंचिंग की बातों को सुनकर मुस्कुरा देता है। वेंचिंग की तरफ देखता है और कहता है, मैं पागल नहीं हूँ वेंचिंग, सच में मेरा बेटा हुआ है, मैं अभी उससे मिलकर आया हूँ, वो बहुत प्यारा है, छोटू सा है। ऐसा कहकर वांग जी वेंचिंग को गले से लगा लेता है। वेंचिंग ये देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि आज से पहले वांग जी ने वेंचिंग को गले से नहीं लगाया था और आज पहली बार वांग जी वेंचिंग के सामने मुस्कुरा रहा था। उसके बाद वांग जी वेंचिंग से दूर होता है और शुयांग की तरफ देख के कहता है, शुयांग आज पूरे शहर में कोई भी भूखा पेट नहीं रहना चाहिए, सब लोगों को आज मेरी तरफ से पार्टी देना, जितने भी गरीब है उनको खाना खिलाना और उनको नए कपड़े देना, आज मेरा बेटा हुआ है। उसके बाद वांग जी खुशी खुशी अपने कमरे में चला जाता है। वेंचिंग अभी भी अपनी जगह पर स्टैचू बनकर खड़ी थी, तभी उसकी नजर शुयांग पर जाती है और वो शुयांग से कहती है, ये सब क्या है? वांग जी क्या सच में पागल हो गया है? आज वो एकदम से अलग रिएक्ट क्यों कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये उसे क्या हुआ है? शुयांग वेंचिंग की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी सच कह रहा है, आज वो अपने बेटे से मिलकर आया है। आज मैं दूसरे शहर में गया था किसी काम से, लेकिन मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से मैं हॉस्पिटल गया अपना चेकअप करवाने, लेकिन मुझे वहाँ पर वेइंग मिल गया।
जो वांग जी के ही बच्चे को जन्म देने वाला था। और मैंने ये बात वांग जी को बता दिया। वांग जी हॉस्पिटल में गया और अपने बेटे को देखा। तुमने वांग जी के चेहरे पर मुस्कान देखा? मैंने आज पहली बार देखा। वांग जी को ऐसे मुस्कुराते हुए वेन चिंग जैसे ही सुनती है वो शुयांग की तरफ गुस्से से देखती है और कहती है, क्या कहा तुमने? वेन ने वांग जी के बच्चे को जन्म दिया है। वेन ऐसा कैसे कर सकता है? उसे नहीं पता कि नाजायज बच्चों को जन्म नहीं दिया जाता है, उन बच्चों को मार दिया जाता है। और उसने जन्म देने का फैसला कर लिया। वेनचिंग। तभी वांग जी गुस्से में अपने कमरे से बाहर आता है और वेनचिंग के चेहरे को जोर से पकड़ लेता है और वेनचिंग के चेहरे को जोर से दबाते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को नाजायज कहने की? मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलोगी। मेरे ऊपर अंकल बेन रोहन की बहुत एहसान है, इसलिए मैं तुम्हारी हर बात सुनता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है तुम मेरे बेटे को नाजायज बोलो। ये मेरा बेटा है। आज तो तुमने बोल दिया वेनचिंग, लेकिन अगर मैंने दोबारा तुम्हारे मुंह से विंग और मेरे बच्चे के बारे में कुछ भी गलत सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर वांग जी शुयांग की तरफ देखता है और कहता है, चलो शुयांग, मुझे कुछ जरूरी काम है। ऐसा कहकर वो उस मेंशन से बाहर चला जाता है। वांग जी के वहां से जाते ही वेनचिंग घुटनों पर बैठ जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो जोर जोर से चिल्लाती है और कहती है, क्यों वांग जी, क्यों? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? बचपन से मैंने तुम्हें प्यार किया है और ये बात तुम्हें अच्छे से पता है, लेकिन तुम फिर भी विंग से प्यार करते हो, जिसके पिता के कारण तुम्हारे पूरे परिवार बर्बाद हो गया। तुम उसी के बेटे से प्यार करते हो। उस दिन के बाद से विंग की जिंदगी बिल्कुल बदल गई थी। अब उसकी दुनिया उसका बच्चा ही था। वो अपने बच्चे के साथ खुश रहा करता था। उसने एक छोटे से स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया था। विंग हमेशा आयुआन को अपने साथ ले जाता था, लेकिन उसे हमेशा ये महसूस होता था उसको कोई देख रहा है, उसका कोई पीछा कर रहा है। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता था तो कोई भी नजर नहीं आता था। एक दिन विंग आयुआन को लेकर उसका स्कूल में गया उसका एडमिशन कराने के लिए। उसे लग रहा था कोई तो है जो उसका पीछा कर रहा है, लेकिन विंग जब पीछे मुड़कर देख रहा था तो उसे कोई नहीं दिख रहा था। विंग आयुआन को लेकर स्कूल में पहुंच जाता है और उसका एडमिशन भी करवा देता है। जब स्कूल के प्रिंसिपल ने विंग से आयुआन के पिता का नाम पूछा तो विंग ने आयुआन के पिता के नाम की जगह लैनजान का नाम लिख दिया। दूर खड़ा एक इंसान जब ये देखता है तो उसके चेहरे पर एक बड़ा सा मुस्कान आ जाता है। वो इंसान कहता है, थैंक यू विंग, हमारे बेटे को तुमने मेरा नाम दिया। कैसे 20 साल बीत गए वो पता ही नहीं चला। अब आयुआन बड़ा हो चुका था। आयुआन को पुलिस फोर्स ज्वाइन करनी थी। पहले तो विंग मना करता था, लेकिन आयुआन की खुशी के लिए बाद में मान भी गया था। आयुआन अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहा था, उसका बहुत नाम हो रहा था। विंग को ये बात बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन वो अंदर से डरा हुआ भी था, क्योंकि उसे पता था लैनजान और आयुआन का एक ना एक दिन आमना सामना तो जरूर होगा। एक दिन आयुआन को एक फाइल दिया गया, जो फाइल लेकर वो अपने घर आता है। आयुआन फाइल की तरफ देखते हुए ही कहता है, पता है माँ, आज मुझे बहुत बड़ा काम मिला है। मुझे माफिया लॉर्ड हंगवान जुन को पकड़ने की जिम्मेदारी दिया गया है। विंग जैसे ही ये बात सुनता है वो तुरंत अपनी जगह पर बैठ जाता है और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? तभी अचानक विंग की तबीयत खराब होने लगती है। विंग को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। आयुआन जब ये देखता है तो वो जल्दी से ग्रैनी को बुलाता है। जैसे ही ग्रैनी वहाँ आती है, विंग को ऐसे हाल में देखती है और कहती है, हमें इनको अभी हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ेगा। आयुआन जल्दी से विंग को हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर विंग को चेक करने के बाद बोलते हैं, विंग को शायद कोई सदमा लगा है, इसलिए पैनिक अटैक आया था, जिस वजह से ये बेहोश भी हो गए हैं। आयुआन ने कहा, लेकिन डॉक्टर, अचानक से कैसे हो सकता है? मैं और माँ तो बात कर रहे थे, बस अचानक से माँ को सांस लेने में तकलीफ हुई और माँ बेहोश हो गई। डॉक्टर ने कहा, कभी कभी ऐसा होता है, आप बस उनका अच्छे से ख्याल रखिएगा। ऐसा कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। आयुआन थोड़ी देर के लिए विंग के पास बैठता है, फिर ग्रैनी की तरफ देखता है और कहता है, ग्रैनी, अब आपको घर चलना चाहिए, नहीं तो आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। अब आपकी उम्र हो रही है और ज़्यादा देर आपको हॉस्पिटल में नहीं रुकना चाहिए। ग्रैनी ने कहा, नहीं, मैं कुछ देर और विंग के पास रहना चाहती हूँ, थोड़ी देर बाद चली जाऊँगी। ठीक है ग्रैनी, आप माँ के पास बैठिए, मैं आपके लिए और माँ के लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। ऐसा कहकर आयुआन कमरे से बाहर निकल जाता है। वांग जी अपने ऑफिस में बैठकर कुछ काम कर रहा था, तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। वांग जी जैसे ही नोटिफिकेशन पढ़ता है तो वो अपनी जगह से उठ जाता है और शुयांग की तरफ देखता है और कहता है, जल्दी से जेट तैयार करो, अभी इसी वक्त हमें निकलना होगा। उसके बाद वांग जी और शुयांग वहाँ से निकल जाते हैं और सीधा विंग के हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। वांग जी दौड़ते हुए विंग के कमरे के पास पहुंचता है, लेकिन तभी देखता है आयुआन कमरे से बाहर निकल रहा है, तो वांग जी जल्दी से अपना मास्क पहन लेता है। वांग जी हमेशा ही मास्क पहन के घूमता है। विंग के जिस दिन शादी हो रहा था उस दिन भी वांग जी मास्क पहना हुआ ही था। आयुआन को देखकर वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने बेटे को गले से लगाना चाहता था, लेकिन वो ये नहीं कर सकता था। तभी शुयांग वांग जी के पास आता है और कहता है, विंग अभी बेहोश है, तुम जाकर उससे मिल सकते हो। वांग जी जल्दी से विंग के कमरे में चला जाता है। वहाँ जाकर देखता है ग्रैनी एक चेयर पर बैठी हुई थी। ग्रैनी वांग जी को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वांग जी को बहुत सालों बाद ग्रैनी ने देखा था। वांग जी ग्रैनी की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ है उसे? अचानक से उसकी तबीयत इतनी खराब क्यों हो गई
गई। ग्रानी ने कहा, पता नहीं, विंग बाबा और आईवान बाबा दोनों बात कर रहे थे। अचानक विंग बाबा को सांस लेने में तकलीफ हुई और वो बेहोश हो गए। फिर हम विंग बाबा को हॉस्पिटल ले आए। डॉक्टर ने कहा है विंग बाबा को किसी बात का सदमा लगा है, इसलिए उनको पैनिक अटैक आया था। वांगजी जल्दी से विंग के पास जाता है और उसके हाथों को अपने हाथों में ले लेता है और कहता है, क्या हुआ है विंग? तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रख रहे हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारे ऊपर आईवान की जिम्मेदारी है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो आईवान को कौन संभालेगा? मेरा वजूद तो तुम दोनों के लिए है ही नहीं। तुम्हें अगर कुछ हो गया तो आईवान अनाथ हो जाएगा, इसलिए तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। आईवान के लिए तुम्हें जीना होगा। इस तरह से तुम अपनी तबीयत खराब नहीं कर सकते। ऐसा कहकर वांगजी विंग के फोrehead पर एक किस करता है। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। वांगजी जैसे ही नोटिफिकेशन पढ़ता है वो जल्दी से विंग से दूर हो जाता है। वांगजी की आंखों से एक बूंद आंसू विंग के हाथों पर गिर जाता है। वांगजी जल्दी से ग्रानी की तरफ देखता है और कहता है, इसका ख्याल रखिएगा और आईवान का भी। ऐसा कहकर वांगजी कमरे से बाहर निकल जाता है। वांगजी के कमरे से बाहर निकलते ही विंग की आंखों से आंसू बह जाते हैं और वो अपनी आंखों को खोलता है और अपने हाथों की तरफ देखता है जहां वांगजी का एक बूंद आंसू था। वांगजी के वहां से जाते ही आईवान रूम के बाहर आ जाता है, जिसको देखकर विंग जल्दी से अपने आंखों के आंसुओं को पोंछ लेता है और आईवान की तरफ मुस्कुराते हुए देखता है। आईवान भी जल्दी से विंग के पास आता है और कहता है, अब आप कैसे महसूस कर रहे हैं माँ? विंग आईवान की तरफ देखता है मुस्कुराते हुए और कहता है, अब मैं ठीक हूँ। आईवान ने कहा, माँ मैंने डॉक्टर से बात कर लिया है, डॉक्टर ने कहा है हम आपको घर ले जा सकते हैं, चलिए घर चलते हैं। उसके बाद आईवान ग्रानी और विंग को लेकर घर आ जाता है। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। आईवान के ऑफिस से कॉल आया था, इसलिए आईवान को अपने ऑफिस जाना था। वो जल्दी से तैयार होता है और विंग के पास जाता है और कहता है, माँ मुझे ऑफिस के कुछ काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा, मुझे घर आने में कुछ दिन लग जाएंगे, आप अपना ख्याल रखना, मेरी चिंता मत कीजिएगा, मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगा। विंग जल्दी से आईवान का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, क्या बात है, तुम इस तरह से क्यों जा रहे हो? मुझे बता कर जाओ, नहीं तो मुझे चिंता होगी ना तुम्हारी। माँ हांगुंगजुन और कुछ माफिया गैंग के लोग आपस में मिलने वाले हैं, हमें उस जगह का पता चला है, तो हम वहीं पर ही जा रहे हैं उन लोगों को अरेस्ट करने, या बोले तो खत्म करने। आज एक साथ के ही माफिया गैंग का खात्मा हो जाएगा, आईवान ने कहा। विंग इससे पहले आईवान को कुछ कह पाता, अचानक से आईवान का फोन बजने लगता है और आईवान फोन को लेकर बाहर चला जाता है। विंग को फिर से सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, फिर से घबराहट हो रही थी। तभी ग्रानी वहाँ आती है और विंग को ऐसे घबराते हुए देखकर विंग से पूछती है, क्या बात है, आप इतना घबरा क्यों रहे हो? विंग जल्दी से ग्रानी के हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, ग्रानी जिस बात का मुझे डर था आज वही बात होने वाली है, आज दोनों आमने सामने आने वाले हैं। आईवान आज अपने ही पिता को अरेस्ट करने जा रहा है, मुझे इस बात का डर लग रहा है कहीं वो दोनों एक दूसरे को हर्ट न कर दे। ग्रानी ने कहा, कुछ नहीं होगा, वांगजी अपने बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम्हें पता है ना वो तुम दोनों से कितना प्यार करता है, वो अपने हाथों से अपने बेटे को कैसे हर्ट कर सकता है। ये बात मैं जानता हूँ, रामजान तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन मैं आईवान को सच नहीं बता सकता। जिस हांगुंगजुन को वो अरेस्ट करने जा रहा है वही उसका पिता है, कहीं बेटे के हाथों अपने पिता का ही मौत न हो जाए। विंग ने ये सारी बातें रोते रोते कहा। ग्रानी ने कहा, तो तुम आईवान को सच क्यों नहीं बता दे रहे हो? अगर तुम उसे सच बता दोगे तो शायद वो वांगजी को हर्ट नहीं करेगा। विंग ने कहा, नहीं ग्रानी, मैं आईवान को सच नहीं बता सकता, अगर मैंने सच बता दिया तो वो टूट जाएगा, वो अपना फर्ज सही से निभा नहीं पाएगा। मैं चाहता हूँ उसका जो फर्ज है वो उसे निभाए, ना कि रिश्ते को। मुझे पता है लामजान जो काम करता है एक ना एक दिन ये दिन आना ही था, लेकिन कभी नहीं सोचा था एक बेटे के हाथों एक बाप का मौत हो जाएगा। विंग ग्रानी आपस में बात कर रहे थे, लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दरवाजे पर खड़ा होकर उन दोनों की बातें सुन रहा है कोई। आईवान ये सब सुन रहा था और उसके हाथ पैर कांप रहे थे, उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। आईवान खुद को संभालते हुए जल्दी से घर से बाहर निकल जाता है। आईवान घर से निकलकर सीधे अपने ऑफिस चला जाता है और अपने केबिन में जाकर वो जोर जोर से रोने लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। कुछ देर बाद आईवान खुद को संभालता है और कहता है, माँ ने ठीक कहा है, मुझे अपना फर्ज निभाना होगा। वो मेरे लिए सिर्फ एक क्रिमिनल है और क्रिमिनल्स किसी के रिश्तेदार नहीं होते, उन्हें तो सजा मिलनी ही चाहिए। तभी आईवान के पास जिंगी आ जाता है और कहता है, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, हमें अभी निकलना होगा, नहीं तो हमें वहाँ पहुँचने में देर हो जाएगी। आईवान जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछता है और कहता है, मैं तैयार हूँ, चलो चलते हैं। जिंगी आईवान की तरफ देखता है और कहता है, क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? क्या तुम्हारे मॉम की तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई? क्या तुम इसी वजह से परेशान हो? आईवान ने बात को बदलते हुए कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है और मैं ठीक हूँ, मॉम को छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा है। तुम्हें तो पता ही है ना, मेरे उनके अलावा और उनका मेरे अलावा कोई नहीं है इस दुनिया में। मैं ये सोच रहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो उनका क्या होगा। उसके बाद आईवान जिंगी वांगजी को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। उनके साथ उनके कई ऑफिसर भी जाते हैं। लगभग 8 बजे का समय था। वांगजी अपने सारे गैंग लीडर के साथ बैठकर मीटिंग कर रहा था और किसे क्या करना है ये सब बता रहा था। तभी अचानक गार्ड डरते हुए वांगजी के पास आते हैं और कहते हैं, बॉस इस जगह को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है और वो अभी अंदर आने ही वाले हैं।
वांग जी जब ये सुनता है तो वो शुएन की तरफ देखता है और कहता है, पुलिस को इस बात का कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर हैं? शुएन ने कहा, होना हो कोई हमारे बीच जासूस है जो उन लोगों को खबर भेज रहा है। वांग जी जल्दी से सारे माफिया गैंग के लीडरों को ऑर्डर देते हैं, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। सब लोग जल्दी से उठ जाते हैं और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मेन गेट तक पुलिस आ चुकी थी। उन लोगों को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तब सब लोग वांग जी की तरफ देख रहे थे। वांग जी शुएन की तरफ देखता है और कहता है, कुछ भी करके इन लोगों को सही सलामत यहाँ से बाहर निकालो, मैं पुलिस वालों को संभालता हूँ। ऐसा कहकर वो अपनी पिस्तौल बाहर निकल लेता है। शुएन जब वांग जी को ये बोलते हुए सुनता है तो कहता है, वांग जी इस पुलिस टीम का लीडर तुम्हारा बेटा है, वो तुम्हें पकड़ने के लिए आया है। वांग जी जैसे ही सुनता है तो वो अपने सारे गार्ड्स की तरफ देखते हुए कहता है, कोई भी उसके बेटे के ऊपर गोली नहीं चलाएगा। अगर किसी ने भी ऐसी हिम्मत की तो उसका आज ही आखिरी दिन होगा। शुएन सभी गैंग लीडर को लेकर खुफिया रास्ते से बाहर निकल जाता है और तभी आइवान भी अंदर आ जाता है। अंदर सिर्फ वांग जी था और उसके कुछ गार्ड्स थे, लेकिन वो गोली नहीं चलाता है। आइवान वांग जी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वांग जी अपने बेटे को देखकर इमोशनल हो जाता है और अपने मन में सोचता है, काश मैं अपने बेटे को गले लगा सकता। आइवान ने कहा, वांग जुन, आपको पुलिस ने चारों तरफ से खींच लिया है, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। वांग जी अभी भी चुपचाप आइवान को देख रहा था। आइवान भी वांग जी की तरफ देख रहा था। आइवान की आंखों से हल्का सा एक बूंद आंसू नीचे गिरने लगता है, लेकिन तभी वांग जी हाथ आगे कर देता है और उस आंसू के बूंद को अपने हाथ में ले लेता है और कहता है, तुम्हारे आंसू बहुत कीमती है, इसे मुझ जैसे माफिया के लिए बहाना ठीक नहीं है। इतने में वेंचिंग को भी खबर मिलती है कि वांग जी को पकड़ने के लिए पुलिस ने वांग जी को चारों तरफ से घेर के रखा है। वेंचिंग जल्दी से उस जगह पर पहुंचती है और देखती है कि आइवान वांग जी के ऊपर बंदूक तान के खड़ा है। ये देखकर वेंचिंग को बहुत गुस्सा आ जाता है। वेंचिंग को पता नहीं था कि आइवान ही बेटा है वांग जी का। वो गुस्से में बंदूक आइवान के ऊपर रख देता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे माफिया किंग को गिरफ्तार करने आए हो, तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं है। वांग जी जब ये देखता है तो वो गुस्से से देखता है और कहता है, वेंचिंग अपना बंदूक नीचे रखो, तुम्हें नहीं पता तुमने किसके ऊपर बंदूक रखा है। जब आइवान के साथी ने ये देखा कि आइवान पर किसी ने बंदूक रखा है तो वो लोग वांग जी पर गोली चला देते हैं। जब आइवान देखता है कि वांग जी पर गोली चली है तो वो जल्दी से गोली के सामने आ जाता है और गोली आइवान के हाथ पर लग जाती है। उधर वेंचिंग ने भी गोली चला दी थी जो सीधा जाकर फिर से आइवान के दूसरे हाथ में लग जाती है। आइवान सीधा नीचे गिर जाता है। वांग जी ये देखकर वहीं पर स्टैचू बन जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो रोते हुए नीचे बैठ जाता है और जल्दी से आइवान को अपने बाहों में ले लेता है और कहता है, नहीं तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं वीन को क्या जवाब दूंगा। इतने में ही आइवान के साथी जब देखते हैं कि आइवान को गोली लग चुकी है तो सब लोग एक साथ गोलियां चलाना स्टार्ट कर देते हैं। वांग जी किसी तरह आइवान को अपने बाहों में ले लेता है ताकि उसे और गोली ना लगे। शुएन भी अब अंदर आ चुका था। शुएन जब ये देखता है कि वांग जी पर गोली चला रहे हैं सब, तो वो जल्दी से एक हैंड ग्रेनेड बाहर निकालता है और पुलिस वालों की तरफ फेंक देता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। वांग जी जल्दी से आइवान को अपने बाहों में उठा लेता है और शुएन की तरफ देखता है और कहता है, मुझे अभी इसी वक्त यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा, मुझे आइवान को किसी भी हाल में बचाना है, मैं अपने बेटे को मरता हुआ नहीं देख सकता। तभी वांग जी की नजर वेंचिंग पर पड़ती है जो एक साइड पर पड़ी हुई थी। उसे देखकर लग रहा था कि वो अब मर चुकी है, तो उसकी आंखों से आंसू निकल जाते। वो शुएन की तरफ देखता है और कहता है, वेंचिंग को उठाओ यहाँ से और ले चलो। ऐसा कहकर वांग जी आइवान को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है और किसी तरह वहाँ से निकल जाता है। इधर आइवान जब से गया है तब से वेन का भी दिल बहुत घबरा रहा था, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बेचैन होकर इधर से उधर घूम रहा था। तभी ग्रैनी उसके पास आती है और कहती है, इतना परेशान मत होइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, सब कुछ ठीक रहेगा। फिर वियन ने कहा, मैं भी भगवान से यही दुआ कर रहा हूँ कि सब कुछ ठीक रहे। तभी अचानक टीवी पर न्यूज आती है, ब्रेकिंग न्यूज, आज शाम को माफिया लॉर्ड हांग वांग-जुन और पुलिस ऑफिसर लान शिजिर के बीच घमासान मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में हांग वांग-जुन ने ऑफिसर लान शिजिर को गोली मार दिया। वियन की जैसे ही न्यूज सुनता है वही पर गिरकर बेहोश हो जाता है। लगभग 2 दिन बाद आइवान धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है और इधर उधर देखने लगता है तो देखता है कि वो एक कॉटेज में है। उसके दोनों हाथों में बैंडेज लगा हुआ है, वो अपना दोनों हाथ ही नहीं हिला पा रहा था। आइवान उठने की कोशिश करता है लेकिन तभी वांग जी वहाँ पर आ जाता है और कहता है, तुम्हें बहुत ज्यादा ही चोट लगी है, तुम्हें उठना नहीं चाहिए। आइवान जो अभी वांग जी को देखता है और कहता है, मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ और आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। वांग जी ने कहा, क्योंकि तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लगी थी और मैं तुम्हें वहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकता था। आइवान ने कहा, आपको मुझे यहाँ लाना नहीं चाहिए था, आपको मुझे मेरे घर पर या हॉस्पिटल पर एडमिट करना चाहिए था। वांग जी ने कहा, उस वक्त मेरे पास समय नहीं था कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर सकूं, इसलिए मैं तुम्हें अपने गांव में ले आया हूं और मैंने तुम्हारा यहीं पर इलाज करवाया। तुम्हारे दोनों हाथों में गोली लगी थी और तुम्हारे एक पैर में चोट भी लग गई है, कुछ दिनों तक तुम चल फिर नहीं पाओगे और अपने हाथों का इस्तेमाल भी नहीं कर पाओगे। आइवान ने कहा, लेकिन आपको मुझे मेरे घर पर छोड़ना चाहिए था, ना कि मुझे यहाँ लेकर आना चाहिए था। आपको पता है माँ कितना परेशान हो रही होगी अभी मेरे लिए। वांग जी ने कहा, जानता हूँ विन तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहा होगा, लेकिन जैसे तुम्हारी हालत थी मैं उस हालत में तुम्हें तुम्हारी माँ के पास लेकर नहीं जा सकता था, इससे विन को और तकलीफ होती, इसलिए मैं तुम्हें मेरे यहाँ लेकर आया हूँ। आइवान वांग जी की बातों को सुनकर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से आइवान को एक नंबर लगती है और उसका मुंह बन जाता है। उसे अब वॉशरूम जाना था तो वो हिलने ढुलने लगता है। वांग जी आइवान की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ, तुम्हें कोई तकलीफ हो रही है क्या, तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा है। आइवान अपना अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, मुझे वॉशरूम जाना है। वांग जी ने कहा, ओके, लेकिन अभी तुम वॉशरूम नहीं जा सकते, तुम्हें यही बेड पर ही करना होगा। ऐसा
कहकर वांगजी आईवान के करीब आता है और उसके ट्राउजर पर हाथ रखता है और उसको खोलने लगता है। आईवान ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, आप ये क्या कर रहे हो? वांगजी ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ ठाकुर, तुम्हारे दोनों हाथ अभी कोई काम का नहीं है इसलिए। आईवान ने कहा, लेकिन आपको ये करने की जरूरत नहीं है। वांगजी ने कहा, अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? आईवान ने शर्माते हुए कहा, लेकिन आप मुझे ऐसे नहीं देख सकते। वांगजी अपनी एक आईब्रो ऊंची करता है और आईवान की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? आईवान ने कहा, आप मुझे नेकेड नहीं देख सकते। वांगजी ने कहा, ओह सीरियसली? अभी 2 दिन तक तुम बेहोश पड़े हुए थे, मैंने ही तुम्हारे पूरे बॉडी को क्लीन किया है, तुम्हारे पूरे बॉडी में ब्लड लगा हुआ था, उससे मैंने ही साफ किया है। आईवान ने कहा, तब मैं बेहोश था इसलिए किया होगा, लेकिन अब तो मैं होश में हूँ ना, तो आप मुझे इस तरह से नेकेड नहीं देख सकते। तो आप मुझे इस तरह नेकेड करेंगे तो मुझे शर्म आएगी ही ना। आईवान की बातों को सुनकर वांगजी मुस्कुरा देता है और कहता है, मैं तुम्हारे पिता की उम्र का हूँ, तुम मेरे लिए एक बेटे जैसे हो, तो मैं तुम्हारे इस तरह से देखभाल कर सकता हूँ, तुम मेरे लिए वही छोटे से बच्चे हो। आईवान जब ये बात सुनता है तो वो वांगजी की तरफ देखने लगता है और कहता है, आपने ऐसा क्यों किया? वांगजी ने हैरान होते हुए आयन की तरफ देखा और कहा, मैंने ऐसा क्या किया? आईवान ने कहा, आपने माँ को क्यों छोड़ दिया? वांगजी ने जब ये बात सुना तब हैरान हो गया और कहा, आईवान की तरफ देखते हुए, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? आईवान कहता है, हाँ मुझे पता है, आप मेरे डैडी हो, इसलिए पूछ रहा हूँ, आपने मॉम को क्यों छोड़ दिया? वांगजी जब ये सुनता है आईवान को सब पता है तो वो आयन की तरफ देखता है और कहता है, मैंने तुम्हारे माँ को नहीं छोड़ा है और ना ही तुम्हें, मैंने कभी भी तुम दोनों को अकेला नहीं छोड़ा है, मैं हमेशा परछाई की तरफ तुम दोनों के साथ रहता आया हूँ। आईवान ने कहा, अच्छा तो आप फिर मुझे क्यों दिखाई नहीं देते थे? बचपन से आप मुझे दिखाई क्यों नहीं दिए? बचपन से लेकर बड़े होने तक मैं सिर्फ अपनी माँ के साथ रहा हूँ, आप कहाँ थे उस वक्त? वांगजी आईवान की आंखों में देखता है और कहता है, तुम ठीक हो जाओ तो मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूंगा, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा कहकर वांगजी आईवान का ट्राउजर थोड़ा नीचे कर देता है, फिर उसको फ्रेश होने में मदद करता है। फिर वांगजी आईवान की तरफ देखता है और कहता है, अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आता हूँ। वांगजी के कमरे से लाते ही आईवान की आंखों में आंसू बहने लगता है। तभी वांगजी अचानक रूम के अंदर वापस आ जाता है और कहता है, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। मैं तभी वांगजी की नजर आईवान की आंखों में जाता है जहाँ से आंसू बह रहे थे। वांगजी जल्दी से आईवान के पास आता है और उसकी आंखों से आंसू को पोंछने लगता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, इस तरह आंसुओं को मत बहाना, तुम्हारे आंसू बहुत कीमती है और मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, मुझे बहुत तकलीफ होती है। आईवान जल्दी से वांगजी को गले से लगा लेता है और कहता है, डैड मुझे मॉम की याद आ रही है इसलिए मुझे रोना आ रहा है। वांगजी जब डैड सुनता है तो वो खुश हो जाता है, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। आज पहली बार उसके बेटे ने उसे गले से लगाया है, जिस वजह से वांगजी खुश हो जाता है। वो आईवान के पीठ को सहलाता है और कहता है, एक बार तुम ठीक हो जाओ तो मैं खुद तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले जाऊंगा, अभी तुम आराम करो और दोबारा मत रोना, तुम्हें रोता हुआ देखता हूँ तो मेरे दिल में दर्द होता है। उसके बाद वांगजी कमरे से बाहर निकल जाता है आईवान के लिए कुछ खाने के लिए लाने। लगभग 2-3 दिन तक वांगजी आईवान का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखता है, उसे खाना खिलाता है, उसे नहलाता है, सब कुछ वांगजी करता है। आईवान भी अपने डैड के पास बहुत खुश था। एक पल के लिए आईवान ये भूल गया था ये इंसान फेमस माफिया लॉर्ड हंगवन है, अभी बस उसके सामने एक क्रिमिनल नहीं उसके डैड थे। एक दिन आईवान अपने कमरे में बोर हो रहा था तो वो अपने डैड की तरफ देखता है और कहता है, डैड कितने दिनों से मैं इस कमरे में बंद पड़ा हूँ, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? मुझे अब यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। वांगजी जब ये सुनता है तो वो मुस्कुरा देता है और कहता है, ठीक है मैं तुम्हें बाहर ले जाता हूँ। ऐसा कहकर वांगजी एक व्हील चेयर को लेकर आता है और आईवान को उस व्हील चेयर पर बैठा देता है और उसे लेकर नदी के किनारे जाता है। ये वही नदी है जिस नदी के पास वांगजी और बींग बचपन में बैठा करते थे। वांगजी आईवान को उसी जगह पर ले आता है और खुद एक पत्थर पर बैठ जाता है और आईवान की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें पता है ये वही जगह है जहाँ पर तुम्हारी माँ बचपन में मुझसे मिला करती थी। आईवान ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, क्या पापा आप दोनों बचपन से ही एक दूसरे को पहचानते हो? वांगजी आईवान की तरफ देखता है और मुस्कुरा देता है और कहता है, हाँ तुम्हारी माँ और मैं एक दूसरे को बचपन से ही पहचानते हैं, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। ये कहकर वांगजी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और आईवान की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम एक स्टोरी सुनना चाहोगे? आईवान वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, यहाँ पर करने के लिए कुछ नहीं है, अगर आप सुनाना चाहते हो तो सुना सकते हैं। फिर वांगजी आईवान को अपनी पूरी स्टोरी सुनाता है। आईवान जब ये सुनता है तब उसकी आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं। आईवान वांगजी को ही अपनी प्यारी नजरों से देख रहा था। वांगजी जब ये देखता है आईवान रो रहा है तो वो आईवान के आंसू को पोंछता है और कहता है, तुमसे कितनी बार कहा है मैंने, मत रोया करो, मुझे तकलीफ होती है, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। आईवान वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, डैड माना कि ग्रैंडपा ने आपके साथ गलत किया था, लेकिन इसमें मॉम का क्या कसूर था? फिर आपने उनके साथ ऐसा क्यों किया? उनको सजा क्यों दिया आपने? किसी और की गलती का सजा उनको क्यों दिया? वांगजी आईवान की बातों को सुनकर आईवान की तरफ देखता है और कहता है, मैं ये करना नहीं चाहता था, मैं तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उस वक्त मुझे अपना बदला लेना था और मुझे लगा कि यही सही तरीका है। तुम्हारे ग्रैंडपा ने जैसा किया था मैंने भी ठीक वैसा ही किया, लेकिन सच बताओ शिजोई, उस दिन के बाद से आज तक मैं कभी भी सुकून से नहीं रह पाया। हर वक्त माँ का चेहरा मेरे सामने आ जाता है। मैंने जो भी तुम्हारी माँ के साथ किया उसके लिए मैं हमेशा शर्मिंदा हूँ। मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन कभी उसके सामने जाकर मांगने की हिम्मत नहीं हुई।
आयवन ने कहा, एक बार आप कोशिश तो कर सकते थे, क्या पता आपको माफ कर देते वो। माँ भी आपसे बहुत ज्यादा ही प्यार करती है, मुझे पता है इस बारे में। जब भी बचपन से आज तक मैंने आपके खिलाफ कुछ भी बोला है तो माँ कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जाती। वांग जी ने कहा, मैंने कई बार कोशिश किया लेकिन तुम्हारी माँ के सामने जाने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे तुम्हारी माँ से डर लगता है। ये सुनकर आयवन के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। आयवन वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, डैड क्या आप सचमुच के माफिया लॉर्ड हांग वंगजुन हो भी या नहीं? मुझे तो नहीं लगता, आप एक साधारण से उम्मीद से डर गए। वांग जी आयवन की तरफ देख कर कहता है, तुम्हारी माँ साधारण नहीं है, मुझे उसकी आंखों से ही डर लगता है। आयवन हैरानी से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मॉम की आंखों से डर लगता है? लेकिन मॉम की आंखें तो बहुत ज्यादा ही प्यारी है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। वांग जी आयवन की बातों को सुनता है और मुस्कुरा देता है। फिर कहता है, हाँ तुम्हारी माँ की आंखें बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है, लेकिन तब जब वो मुस्कुराता है, लेकिन अगर वो गुस्से में है तो उसकी आंखें सबसे ज्यादा खतरनाक लगती है मुझे, इसलिए मुझे उसके सामने जाने से भी डर लगता है। अगर मैं उसके सामने गया, उससे माफी मांगी और उसने माफ नहीं किया तो मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं कभी उसके सामने नहीं गया। लेकिन हाँ, मैं दूर से तुम दोनों को देखा जरूर करता था। कभी कभी लगता था कि मैं तुम दोनों के पास चला जाऊं, लेकिन कभी हिम्मत नहीं कर पाया। आयवन ने कहा, आपको एक बार कोशिश करना चाहिए था, क्या पता मॉम आपको माफ कर देती और हम एक हैप्पी फैमिली की तरह जी रहे होते। बचपन से मैंने आपकी कमी महसूस की है डैड, मुझे बहुत तकलीफ होती थी जब और बच्चों को अपने मॉम डैड के साथ देखता था मैं। मुझे भी ये लगता था काश मेरे डैड मेरे साथ होते तो कितना अच्छा होता। वांग जी ने कहा, मेरा यकीन करो आयवन, मैं तो यही चाहता था, लेकिन मैं जो काम करता हूँ उस वजह से मेरे दुश्मन कई सारे हैं। मैं अपनी वजह से तुम दोनों की जिंदगी को खतरे में डाल नहीं सकता था। ये सोचकर ही मैंने तुम दोनों से और दूरियां बना लिया था। मैं नहीं चाहता था कि किसी को पता चले मेरा भी एक परिवार है। आयवन ने कहा, प्लीज डैड आप अपने आप को सरेंडर क्यों नहीं कर देते? अगर आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया तो मैं खुद आपकी सजा कम करवा दूंगा, उसके बाद आप और मॉम और मैं एक हैप्पी फैमिली बनकर एक साथ रहेंगे। वांग जी ने जब ये सुना तो उसका चेहरा चमक गया और उसने आयवन की तरफ देखा और कहा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या मैं तुम्हारे माँ के साथ रह सकता हूँ? आयवन ने कहा, हाँ क्यों नहीं, अगर आपने सरेंडर कर दिया तो आपकी सजा कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी आपको कुछ सालों की सजा तो होगी ही होगी, लेकिन जब आप बाहर आओगे तब हमारे साथ एक फैमिली के सदस्य की तरह रह सकते हैं। वांग जी ने कहा, तुम अगर कह रहे हो तो मैं जरूर सरेंडर कर दूंगा। आयवन ने कहा, ठीक है, एक बार मैं ठीक हो जाऊं तो मैं आपको लेकर पुलिस क्वार्टर में चलूंगा, लेकिन आपको भी मदद करनी पड़ेगी हमारी। आपको माफिया वर्ल्ड के सारे इन्फॉर्मेशन हमें देना पड़ेगा। वांग जी ने कहा, ठीक है मैं दूंगा, लेकिन उतना ही दूंगा जितना जरूरी होगा, और फिर मैं खुद को सरेंडर भी कर दूंगा। ये सुनकर आयवन मुस्कुरा देता है और कहता है, चलिए फिर घर चलते हैं, वैसे भी शाम होने वाली है। वांग जी आयवन की तरफ देखता है और कहता है, हाँ ठीक है चलते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे एक जगह जाना है, क्या मेरे साथ चलोगे? आयवन हाँ में अपना सर हिलाता है। उसके बाद वांग जी आयवन को लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है। रास्ते में वांग जी कुछ फूल भी ले लेता है और जंगल के अंदर जाता है। जंगल के अंदर जाने के बाद वांग जी आयवन को एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर 4 कब्रें बनी हुई थी। आयवन ये देखकर हैरान हो जाता है और वांग जी से कहता है, डैड ये किसकी कब्रें हैं? वांग जी आयवन की तरफ देखता है और कहता है, ये कब्रें मेरे पूरे फैमिली के हैं, यहाँ मेरे बाबा, मेरे माँ, मेरी शीजे सोई हुई है। आयवन ने देखा कि वहाँ पर 4 कब्रें हैं। आयवन ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, ये चौथी कब्र किसकी है डैड? वांग जी आयवन की बात सुनकर मुस्कुरा देता है और कहता है, तुम्हें पता है ये कब्र किसकी है? ये कब्र मेरी है। तुम्हारे मॉम के फादर ने अपने नौकर से कहा था कि मुझे भी मार डाले, लेकिन उस नौकर ने मुझे नहीं मारा, बस उसने मेरी कब्र बनाई थी और मुझे कहा था कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। आयवन वांग जी की बात सुनकर हैरान हो जाता है। वांग जी अभी भी मुस्कुरा रहा था और आयवन से कहता है, तुम्हें पता है उस दिन लान वांग जी मर चुका था। एक 10 साल का बच्चा जिसका कोई नहीं था, वो बच्चा भूखा प्यासा रास्ते में भटक रहा था, उसे तो ये भी पता नहीं था कि आगे क्या करना है। आयवन को वांग जी की बातें सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। वो फिर से रोने वाला था, लेकिन वांग जी जल्दी से उसके पास आता है और कहता है, तुम अगर फिर से रोए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें पता है तुम जब रोते हो तो मुझे बहुत तकलीफ होता है, मैं तुम्हारा रोना नहीं देख सकता। आयवन जल्दी से वांग जी के गले लग जाता है और कहता है, आपने कितनी तकलीफ सही है, मेरे पास तो फिर भी माँ थी, उन्होंने हर वक्त मेरा ख्याल रखा है। वांग जी भी आयवन को गले लगा लेता है और आयवन के पीठ थपथपाते हुए बोलता है, मैं पुरानी बातों को भूल चुका हूँ, लेकिन तुमने पूछा था इसलिए मैंने अभी बताया। अब शायद तुम्हें समझ आ गया होगा मैंने ऐसा क्यों किया था, लेकिन अब पुरानी बातों को भूल जाओ। चलो शाम हो चुकी है और ये जंगल इलाका है, कुछ देर में ही जंगली जानवर बाहर आ जाएंगे, इसलिए हमें यहाँ से अब जल्द से जल्द जाना पड़ेगा। ऐसा कहकर वांग जी आयवन को लेकर वहाँ से चला जाता है। कॉटेज में वापस आने के बाद आयवन वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, डैड मुझे भूख लगी है। वांग जी आयवन की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है, हाँ अभी थोड़ी देर में ही मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। तुम्हें क्या खाना है बोलो, मुझे बताओ, मैं बना देता हूँ। आयवन ने कहा, मुझे कुछ स्पाइसी खाना है, इतने दिनों से आप बस मुझे घास फूसी खिला रहे हो, बहुत बोरिंग खाना है डैड, मुझे वो पसंद नहीं आ रहा है, मुझे स्पाइसी और मसालेदार खाना खाना है। वांग जी ने कहा, मुझे पता है तुम्हें स्पाइसी और मसालेदार खाना खाना पसंद है, लेकिन मैं जानबूझकर तुम्हें नहीं दे रहा था क्योंकि तुम्हारी हालत अच्छी नहीं थी। अगर मैं तुम्हें स्पाइसी और मसालेदार खाना दूंगा तो उससे तुम्हारी तबीयत और बिगड़ सकती थी। वांग जी की बातों को सुनकर आयवन हैरान हो जाता है और हैरानी से वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, आपको कैसे पता कि मुझे मसालेदार खाना पसंद है? वांग जी ने कहा, ये सच है आयवन
कि मैं तुम्हारे बचपन में तुम्हारे साथ नहीं था, लेकिन मैं हमेशा तुम लोगों के आसपास ही रहता था। आज मैं तुम्हें एक और सच बता रहा हूँ, मैं हमेशा तुम दोनों पर नजर गड़ाए रखता था। मैंने तुम्हारे घर में सीसीटीवी कैमरा भी लगा कर रखा है, तुम्हें और विंग को देखने के लिए। तुम्हारे और विंग के पीछे मैंने कई सारे बॉडीगार्ड को भी लगा कर रखा है, जिनके बारे में तुम लोगों को कभी पता भी नहीं चला होगा। आयुआन वांग जी की बातों को सुनकर चौंक जाता है और हैरानी से वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, आपने एक पुलिस वाले के घर पर सीसीटीवी कैमरा लगा कर रखा है और ये बात मुझे आज तक पता भी नहीं चली। वांग जी ने कहा, हाँ, क्योंकि तुम बेवकूफ हो, तुमने कभी अपने घर को ध्यान से देखा ही नहीं। अगर ध्यान से देखते तो तुम्हें समझ में आ जाता मुझे क्यों तुम्हारे बारे में इतना सब पता है। यहाँ तक कि मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में भी पता है। वांग जी ने मुस्कुराते हुए कहा और कमरे से बाहर चला गया। लगभग 15 दिन बाद अब आयुआन पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, डैड, क्या आप तैयार हो? आपको डर तो नहीं लग रहा है ना? वांग जी आयुआन की तरफ देखता है और मुस्कुरा के कहता है, डरने की क्या बात है, जब मेरा बेटा मेरे साथ है। मुझे अच्छी तरह से पता है तुम मुझे कुछ भी होने नहीं दोगे। जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब चलो, चलना है, नहीं तो देर हो जाएगी। हमें दिखाया जाता है एक इंसान को जो एक टाइम पर वेन रोहन का दायां हाथ था। इस इंसान को लगा था वेन रोहन के बाद वेन रोहन की विरासत इसी को मिलेगी, लेकिन वांग जी के आने के बाद सब कुछ बदल गया। सब कुछ वांग जी को मिल गया और इस बात का खुन्नस इस इंसान को बहुत सालों से था। ये इंसान बेंसू है। बेंसू ने कई बार वांग जी को मारने की कोशिश की है, लेकिन हर बार वांग जी बच जाता था। इस बार पुलिस को भी बेंसू ने ही कॉल करके बताया था वांग जी कहाँ मीटिंग करने वाला है, लेकिन इस बार भी वांग जी बच गया और अब वांग जी सरेंडर कर रहा है, जो बात बेंसू को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि उसने सोचा था वांग जी के जाते ही वांग जी की जगह को वो ले लेगा। लेकिन उसे पता चला वांग जी सरेंडर कर रहा है, साथ साथ उनके कुछ सीक्रेट भी शेयर करने वाला है पुलिस को, जिस वजह से बेंसू भी पकड़ा जा सकता है। इस वजह से बेंसू ने फिर से वांग जी को मारने का प्लान बनाया और जिस कार से ये दोनों पुलिस हेडक्वार्टर में जाने वाले थे उस कार में टाइम बम फिट कर दिया। वांग जी और आयुआन उस विलेज से बाहर निकलकर सिटी की तरफ जा रहे थे तो वांग जी ने देखा शुएंग की कार हाईवे पर खड़ी हुई है। वांग जी आयुआन को कार को रोकने को बोलता है और फिर शुएंग के पास जाकर कहता है, शुएंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि सब कुछ छोड़ दो और कहीं अच्छी जगह जाकर सेटल हो जाओ। मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ भी हो। शुएंग वांग जी की बात सुनकर मुस्कुरा देता है और कहता है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। आज जब तुम खुद को पुलिस के पास सरेंडर करने जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहूंगा। अगर सजा मिलेगा तो हम दोनों को बराबर मिलेगा। वांग जी ने कहा, लेकिन ऐसा मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ जेल जाओ। नो वांग जी, बिल्कुल भी नहीं। तुम जहाँ जाओगे मैं भी वहाँ तुम्हारे पीछे आऊंगा। अगर तुम जेल जाना पसंद कर रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ जेल जाना पसंद करूंगा। शुएंग ऐसे कहकर आयुआन की तरफ देखता है और कहता है, तुम सिर्फ वांग जी को गिरफ्तार नहीं करोगे, तुम अभी मुझे भी गिरफ्तार करोगे। आयुआन शुएंग की बातों को सुनकर हंस देता है और कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, 1 से भले 2, 2 से भले 3। आइए अंकल, चलिए हम चलते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी। मुझे घर भी जाना है, मुझे माँ को सरप्राइज देना है। अब ये तीनों पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर रिंग जब से आयुआन गया है तब से एक जिंदा लाश बन चुका है। रिंग अब कुछ भी नहीं बोलता था, बस चुप रहता था। उसकी नजर हमेशा ही मेन डोर पर रहता था। उसे ऐसा लगता था कि आयुआन अभी अचानक से आएगा और मॉम बोलकर हक कर लेगा। माँ का दिल नहीं मान रहा था कि आयुआन अब इस दुनिया में नहीं है। आयुआन का दोस्त जिंगई अक्सर विंग के पास आता है और विंग के पास घंटों बैठा रहता है। विंग से बात भी करने की कोशिश करता है, लेकिन विंग उसके किसी भी बात का जवाब नहीं देता है। ये देखकर जिंगी को बहुत रोना आता है। आज भी जिंगी विंग से मिलने आया था। वो विंग से बात ही कर रहा था, तभी अचानक उसका फोन बजता है। वो साइड में जाकर फोन को उठाता है और हैरान होकर कहता है, आयुआन, तुम जिंदा हो? रुको, मैं अभी तुम्हारे मॉम को बुलाता हूँ। उनकी तबीयत बहुत खराब है। जब से उन्हें पता चला है हंगवान जुन ने तुम्हें मार डाला है तब से उनकी हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो गई है। मुझसे और देखा नहीं जा रहा है। आयुआन हैरान होकर कहता है, मैं मर चुका हूँ? ये बात किसने कहा? जिंगी ने कहा, सबको यही लग रहा था। जब हंगवान जुन ने तुम्हें उठा ले गए तब सबको लगा इतने बड़े माफिया तुम्हें जिंदा थोड़ा ही छोड़ेंगे। आयुआन ने कहा, ये सच नहीं है जिंगी, मैं सारी बात तुमसे मिलकर बताऊंगा। तुम अभी मॉम को कुछ बताना नहीं, मैं पहले मॉम से मिलकर फिर जाऊंगा हेडक्वार्टर। तुम पहले हेडक्वार्टर पहुंचो और उनको बताओ कि हंगवान जुन सरेंडर करने आ रहे हैं। जिंगी ओके कहकर फोन काट देता है और बाय बोलकर वहाँ से निकल भी जाता है। इसके आधे घंटे में ही वांग जी का कार आकर विंग के कार के सामने रुकता है और आयुआन के कहने पे वांग जी ही पहले घर के अंदर चला जाता है विंग से मिलने। आयुआन नहीं चाहता था दोनों के मिलन में वो बाधा बने, मतलब कबाब के बीच हड्डी होने का कोई भी इरादा नहीं था उसका। वांग जी जब अंदर जाता है तब विंग सोफे पर लेटा हुआ था, अपने आंखों के ऊपर हाथों को रखे। वांग जी अंदर जाके विंग को देखकर विंग को पुकारता है, विंग। वांग जी आज बहुत खुश था। विंग जब देखता है उसके सामने वांग जी खड़ा है, वांग जी को कुछ भी बोलने नहीं देता है विंग, और वो आयुआन के कमरे में चला जाता है और आयुआन के कमरे से आयुआन का सर्विस रिवॉल्वर उठा लेता है और अपने मन में कहता है, लांजान, आज तक तुमने जितनी भी गलती की है मैंने उसे माफ कर दिया है। तुमने मेरे साथ गलत किया, मैंने उसे भी माफ कर दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। तुम्हारी वजह से मैंने अपने बेटे को खो दिया।
मैं अब तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ऐसा कहकर वेन आयुन के कमरे से बाहर निकल आता है और आकर वांग जी के सामने खड़ा हो जाता है। वांग जी वेन की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन तभी वांग जी की नजरें वेन की आंखों पर जाती है। वांग जी आज वेन की आंखों को देखकर डर जाता है और वांग जी अपने मन में सोचता है, मुझे जिस बात का डर था आज शायद वही होने वाला है। वेन वांग जी की तरफ पिस्तौल तान देता है और कहता है, आज तक मैंने तुम्हारी सारी गलतियों को माफ कर दिया है, लेकिन आज नहीं कर सकता। ऐसा कहकर वेन बंदूक चला देता है। गोली की आवाज सुनते ही आयुन घबरा जाता है और जल्दी से कार से उतर के घर के अंदर भागने लगता है। श्वेन पीछे से कहता है, आयुन मेरे हाथों को खोलकर जाओ। आयुन अभी हेडक्वार्टर में जा रहा था तो बस लोगों को दिखाने के लिए इन दोनों के हाथ पर ही हैंडकफ लगाकर कार से लॉक करके रखा था। वांग जी का हैंडकफ खोल दिया गया था क्योंकि वांग जी को अभी घर के अंदर जाना था, लेकिन श्वेन अभी भी लॉक था उसी कार में। श्वेन को वांग जी के लिए टेंशन भी हो रहा था। अभी श्वेन को वांग जी को देखना था क्योंकि उसे बहुत टेंशन हो रहा था। इधर जब आयुन घर के अंदर पहुंचता है तो चीख पड़ता है डैड बोलकर और जाकर वांग जी के सर को गोद में ले लेता है और विंग को बोलता है, मॉम ये आपने क्या किया। विंग जब आयुन को अपने सामने जिंदा देखता है तो उसके हाथ से पिस्तौल नीचे गिर जाती है और वो एक बार आयुन को देखता है और एक बार पीछे गिरे हुए वांग जी को देखने लगता है। आयुन जल्दी से वांग जी को अपने कंधे पर उठा लेता है और सीधा घर से बाहर जाकर कार की तरफ भागता है और तभी एक धमाका होता है और वो कार ब्लास्ट कर जाता है। लगभग 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है हमें। आयुन विंग के साथ खड़ा था जहाँ पर वांग जी की फैमिली की ग्रेव थी। वहाँ पर विंग बैठकर रो रहा था। आयुन अपने माँ को इस तरह से रोते हुए देखकर इरिटेट हो जाता है और कहता है, कम ऑन मॉम, रोना बंद कीजिए, हमें जाना भी है, नहीं तो देर हो जाएगी। विंग रोते हुए आयुन की तरफ देखता है और कहता है, तुम मुझे क्यों बोल रहे हो, अपने डैड को क्यों नहीं कुछ बोलते। आयुन गुस्से से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, डैड आप वहाँ से उठ रहे हो या नहीं, नहीं तो मैं मॉम को लेकर चला जाऊंगा और फिर आपसे उनसे मिलने भी नहीं दूंगा, यहाँ तक कि आप दोनों की शादी भी नहीं करवाऊंगा। वांग जी रोते हुए आयुन की तरफ देखता है और कहता है, तुम किस तरह के बेटे हो, आज मेरी शादी हो रही है, तुम क्या चाहते हो, आज मैं अपने माँ बाप से आशीर्वाद भी ना लूँ। आयुन वांग जी की बात सुनकर अपना मुंह बना लेता है और कहता है, पिछले 3 घंटे से कौन आशीर्वाद लेता है, अब चलिए यहाँ से, अगर पृष्ठ वहाँ से चले गए फिर तो आप दोनों की शादी होने से रही। वांग जी जैसे ही ये सुनता है वो जल्दी से अपनी जगह से उठ खड़ा होता है और आयुन को कहता है, ठीक है मैं तैयार हूँ, चलो चलते हैं। ऐसा कहकर वांग जी जल्दी से विंग के हाथों को पकड़ने जाता है, लेकिन तभी आयुन बीच में आ जाता है, खुद वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अभी तक आप दोनों की शादी नहीं हुई है, इसलिए मेरी माँ को टच भी मत कीजिए। वांग जी ने कहा, लेकिन आयुन मैं तुम्हारा डैड हूँ, मुझे तुम्हारे माँ को छूने का हक है। आयुन ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, जब तक आप मेरे मॉम से शादी नहीं कर लेते और उनको अपनी ओमेगा वाइफ नहीं मान लेते तब तक आप उनसे दूर रहिएगा, तब तक मैं उन्हें आपके आसपास भी भटकने नहीं दूंगा। वांग जी आयुन की बातों को सुनकर विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या खाकर पैदा किया था तुमने इससे। विंग वांग जी की तरफ देखता है और अपना मुंह बना लेता है और कहता है, मैंने सिर्फ बॉइल्ड फूड ही खाया था, उस वक्त मैं नॉनवेज नहीं खा पाता था, जैसे ही नॉनवेज खाता था मुझे वॉमिटिंग हो जाती थी, तो मुझे समझ में आ गया था ये लड़का बिल्कुल तुम पर ही गया है, तुम्हारी ही एटीट्यूड है इसके अंदर भर भर के। वांग जी जब ये सुनता है तो वो मुस्कुरा देता है और कहता है, होगा ही, मेरा खून जो ठहरा, इसलिए आदतें भी मेरी जैसी ही होगी ना। आयुन गुस्से से विंग और वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, अगर टीस चला गया ना तो मैं सच बोल रहा हूँ, आप दोनों को पूरे 6 महीने तक मिलने भी नहीं दूंगा और डैड मैं मॉम को ऐसी जगह छुपाऊंगा कि आप ढूंढते रह जाओगे, इससे पहले मेरे गुस्सा बढ़ जाए, चुपचाप चलिए यहाँ से। ऐसा कहकर आयुन विंग के हाथों को पकड़ के आगे चला जाता है। वांग जी भी आयुन के पीछे चलने लगता है। तभी वांग जी आयुन के पास आता है और आयुन से कहता है, थैंक यू, तुमने मेरे लिए वो काम किया है जो शायद कोई भी बेटा अपने डैड के लिए ना करे। आयुन ने कहा, मैंने बस अपने बेटे होने का फ़र्ज़ अदा किया है डैड, और वैसे भी आपने हमारी बहुत मदद की है, आपके दिए गए इन्फॉर्मेशन के कारण हम लोग माफिया वर्ल्ड के बारे में इतना कुछ जान पाए। चलिए 2 महीने पहले क्या हुआ था देख लेते हैं। विंग ने वांग जी को गोली मार दी थी और आयुन वांग जी को कार की तरफ लेके भाग रहा था, लेकिन तभी कार ब्लास्ट हो जाती है। ब्लास्ट की वजह से आयुन और वांग जी पीछे जाकर गिरते हैं। वांग जी को गोली तो लगी थी लेकिन वांग जी बेहोश नहीं हुआ था, इसलिए जब दोनों ने देखा कार ब्लास्ट हो गई है तो दोनों को ही याद आया, कार में श्वेंग बैठा हुआ था। अब दोनों की आंखों से ही आंसू गिरने लगी। वांग जी तो खुद को रोक नहीं पाया और कार के ओर खुद के बॉडी को खींचते हुए लेके जाने लगा। वांग जी कह रहा था रोते रोते, नहीं ये नहीं हो सकता, एक ही तो सच्चा दोस्त था मेरा, गॉड आपने उसको भी मुझसे छीन लिया, क्या मुझे कभी खुश नहीं देख सकते। आज जब मैंने सोचा मेरी फैमिली मुझे वापस मिल गई है अब मैं खुश रहूँगा, लेकिन मैं गलत था, आपने फिर से मेरी खुशियों को छीन लिया, बचपन में पूरे परिवार को छीन लिया, अब मेरे भाई जैसे दोस्त को भी छीन लिया। आप ये ठीक नहीं कर रहे हो मेरे साथ, और कितना दुख देना बाकी रह गया है आपका। मैंने क्या किया था जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी आपने, और आज तो जो मैं कभी भी विंग की आंखों में खुद के लिए नहीं देखना चाहता था वो भी दिखा दिया आपने। आज मेरे विंग की आंखों में मेरे लिए नफरत दिखा मुझे। क्यों कर रहे हो आप मेरे साथ ऐसा, क्यों आप मुझे एक बार में ही मार क्यों नहीं डालते, पल पल मरने से अच्छा तो एक बार में ही मर जाऊँ। जो भी मेरे करीब आता है आप क्यों सबको मुझसे दूर कर देते हो।
आयवन भी शॉक में था, लेकिन वो जब देखता है वांगजी ये सारी बातों को कहते हुए कार की ओर खुद को घसीट रहा है तो आयवन जल्दी से वांगजी को पीछे से जाकर पकड़ लेता है और कार से दूर लाने की कोशिश करता है। विंग भी अब आ चुका था, विंग भी रो रहा था। विंग आयवन की मदद करता है। आयवन कहता है मॉम जल्दी से घर की कार से डैड को लेकर हॉस्पिटल जाइए, किसी को पता नहीं लगना चाहिए, यही हंगवन जुन है। विंग हाँ में सर हिलाता है। विंग की डिलीवरी विंग के एक दोस्त ने किया था, वो भी एक ओमेगा ही है, नाम है यानली। हॉस्पिटल यानली और उसकी हस्बैंड जिन जिशुआन का ही है, दोनों मिलकर छोटा सा एक हॉस्पिटल चलाते हैं। विंग वांगजी को लेकर कार में बैठ के जल्दी से यानली को कॉल लगाता है और वहाँ से निकल जाता है। यानली कॉल उठाते ही बोलती है विंग तुम क्या रो रहे हो, क्या हुआ है? विंग कहता है प्लीज़ मदद कर दो, दोनों दोस्त तो थे लेकिन एक दूसरे को भाई बहन के नज़रों से ही देखते थे। यानली ने कहा आशियान क्या हुआ है, शांत हो जाओ फिर बताओ। विंग ने खुद को शांत करने की कोशिश की और कहा शीजे वो मेरे हस्बैंड को गोली लगी है, प्लीज़ उन्हें बचा लीजिए। यानली ने कहा क्या गोली लगी है, कैसे? विंग ने कहा मैंने मारा है शीजे, प्लीज़ बचा लीजिए। यानली को लग रहा था बहुत बड़ी बात हुई है, इसलिए पूछा आयवन कहाँ है? विंग ने कहा उसने ही कहा है थोड़ी देर में वो भी आ जाएगा। याली ने कहा हाँ ठीक है, डरो मत, हम देखते हैं, जल्दी से अपने हस्बैंड को लेकर आओ। विंग कॉल कार देता है और बहुत स्पीड से कार चलाने लगता है। वांगजी अपने धुंधली होते हुए आंखों से देख रहा था। विंग अभी उसके लिए रो रहा है, बार बार अपने आंसुओं को पोंछ रहा है। वांगजी ने धीरे से बोला विंग तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं मुझे, मेरे जैसे इंसान के लिए इन्हें बर्बाद मत करो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, मुझे खुशी है मेरी मौत तुम्हारे हाथों से हो रही है। विंग जब ये सुनता है तो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वांगजी ने कहा विंग मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे पता है मेरे पास अभी ज़्यादा वक्त नहीं है, मेरे दिल में इतना तो करार आया है, जो नफरत तुम्हारी आंखों में मैंने देखी थी वो अब फिर से प्यार में बदल गया है। ऐसे ही बोलते बोलते वांगजी धीरे धीरे बेहोश हो जाता है। अब 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। वांगजी धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है और देखता है आयवन उसके सामने ही बैठा था। वांगजी हैरानी से एक बार अपने आप को और एक बार आयवन को देख रहा था। आयवन वांगजी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर आयवन ने बोला डैड हैरान मत हो, मेरी सुपर मॉम ने आपको बचा लिया है, अब जिंदा हो मरे नहीं हो। वांगजी ये सुनकर मुस्कुरा देता है, लेकिन तभी वांगजी की नज़र दूर की तरफ जाती है जहाँ विंग खड़ा था। विंग के आंखों में आंसू थे। आयवन की नज़र भी वांगजी की नज़र को फॉलो करते हुए दूर की तरफ जाती है। वो भी देखता है अपनी मॉम को वहाँ पर खड़ी हुई। ये देखकर आयवन कहता है मॉम आप वहाँ क्या कर रहे हो, इधर डैड के पास आओ। वांगजी जब ये देखता है तो वो विंग को अपने पास आने का इशारा करता है। विंग रोते हुए वांगजी के पास आकर बैठ जाता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा था कि तुमने आयवन को मार डाला है, इस वजह से मैं तुम पर गुस्सा हो गया था और मैंने तुम पर गोली चला दी। आयवन ने कहा पहले अपने गोली खिलाई डैड को। मॉम अभी भी आप वही करोगे, अभी भी आप डैड को गोली ही खिलाओगे, बस दोनों गोलियों में यही फ़र्क होगा, एक गोली जान लेता था और दूसरा गोली जान बचाता है। विंग दांत पीसते हुए बोला ज़्यादा बको मत, जब बोलना होता है तब तो नहीं बोलते, और अभी मेरा दिमाग खा रहे हो अपने बेतुकी बातों से। तुम जिंदा हो ये बात तुमने अगर मुझे पहले ही बता दिया होता किसी भी तरह तो आज तुम्हारे डैड को इतना तकलीफ सहना नहीं पड़ता, बेवकूफ़। आयवन अब मुंह पर उंगली रखकर चुप करके बैठ जाता है। वांगजी ने कहा विंग उसे डांटना बंद करो, ये बताओ तुमने ये सोचा भी कैसे मैं मेरे बेटे को कुछ होने दूंगा ये तो दूर की बात है, तुमने सोच भी कैसे लिया मैंने हमारे बेटे को मार डाला। तभी आयवन बीच में फिर से बोल पड़ता है डैड मॉम को गलतफहमी हो गई थी, न्यूज़ में यही दिखा रहा था, आपने मुझे टपका दिया है। डैड ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए, मॉम को बंदूक चलानी नहीं आती, अगर आती तो आज आप हेवन में होते। ऐसा कहकर आयवन जोर जोर से हंसने लगता है। विंग जब देखता है आयवन हंस रहा है तो वो उसके हाथ पर जोर से थप्पड़ मारता है और कहता है ऐसे समय पर भी तुम्हें मजाक सोच रहा है। और तभी वहाँ पर डॉक्टर जिन जिशुआन आ जाते हैं। जिशुआन वांगजी को कहता है मिस्टर लैनचन आई होप अभी आपको अच्छा महसूस हो रहा है। वांगजी जब ये सुनता है तो वो आयवन की तरफ हैरानी से देखता है। आयवन इशारे से वांगजी को चुप रहने को कहता है। जिशुआन वांगजी को अच्छे से चेक करता है और विंग के साथ थोड़ी बात करके वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद वांगजी आयवन को पूछता है अभी डॉक्टर ने मुझे क्या कहकर बुलाया। आयवन मुस्कुरा देता है और वांगजी के पास बैठ जाता है और कहता है डॉक्टर ने आपको लैनजन कहकर बुलाया है, मैंने आपका नाम यहाँ पर लैनजन ही लिखवाया है। वांगजी ने कहा मगर क्यों? आयवन ने कहा उस दिन आपने मुझे बताया था जब आपकी फैमिली की डेथ हुई थी, उस दिन वांगजी मर चुका था और आज से 2 दिन पहले मॉम ने माफिया लॉर्ड हंगवन जुन को भी मार डाला, तो अब सिर्फ लैनजन ही बचा है जो कि मेरे डैड है। वांगजी ने कहा मैं मर चुका हूँ, इस बात को साबित कैसे किया? अब जाके आयवन का चेहरा मुरझा गया, आंखों में आंसू भी आ गए। वांगजी थोड़ा वरीयट होते हुए पूछा क्या हुआ बताओ। आयवन ने कहा डैड वो मैं। वांगजी ने कहा क्या हुआ है खुल के बताओ। आयवन ने कहा डैड जब मॉम आपको लेकर निकल गई तब तक वहाँ काफ़ी भीड़ जमा हो चुकी थी, क्या हुआ था देखने, और मैंने भी मेरे हेड क्वार्टर में कॉल कर दिया था और इस बारे में बताया भी था। मैंने शुयांग अंकल की डेड बॉडी को हंगवन जुन की डेड बॉडी बताया। वांगजी को समझ आ गया अच्छे से, उसके बेटे ने आज फर्ज से आगे उसको रखा है। वांगजी ने थैंक यू कहा आयवन को, लेकिन अब वांगजी को शुयांग की याद आ रही थी, इसलिए वांगजी के आंखों से पानी भी बह रहा था। आयवन ने वांगजी के आंसुओं को पोंछते हुए कहा पता है डैड, जब शुयांग अंकल की डेथ हुई और आप शुयांग अंकल के पास जाना चाहते थे तब आप जो कुछ भी बोल रहे थे उन सभी बातों को सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ
ज़िंदगी ने आज तक कुछ भी नहीं दिया आपको, हमेशा आपसे आपका हक छीना है। और जो सज़ा आपने काटी है और उसके बाद जेल जैसी सज़ा का हकदार तो आप बिल्कुल भी नहीं थे डैड। इसलिए मैंने ये सोच लिया था, अब कोई भी दुख को मैं आप तक पहुंचने नहीं दूंगा। डैड, मॉम के बाद एक आप ही तो हो जो मेरे फैमिली हो। मैं आपको कैसे खो सकता था? ये टाइम बॉम्ब आपको मारने के लिए प्लान किया गया था। पता है डैड किसने किया था? वांग जी ने पूछा। किसने? आईवान ने कहा। वेंसू ने डैड। वांग जी पहले तो थोड़ा हैरान हो गया, लेकिन उसके बाद गुस्से में वांग जी का जबड़ा बीच गया। वांग जी ने कहा, अभी कहाँ है ये बास्टर्ड? आईवान ने कहा, डैड प्लीज़ अब आप कुछ भी करने के बारे में सोचिएगा भी नहीं। अभी बस आप मेरे मॉम और आपके होने वाली वाइफ के बारे में ही सोचिएगा। वेंसू से बदला तो मैं अब लूँगा अपने तरीके से। जिस हैवान के कारण मेरे डैड की आंखों से आंसू निकले हैं, मेरे डैड ने अपने दोस्त को खो दिया है। आपको क्या लगता है मैं ऐसे ही उसे छोड़ दूंगा? उसके हर एक दिन को मैं जहन्नुम में बदल दूंगा। डैड, मुझे ये डर भी था इस वेंसू के जैसे आपके और भी कई दुश्मन होंगे जो आपके असली चेहरे को देखने के बाद आपको मारने की कोशिश करेंगे, चाहे आप जेल में हो या कहीं और। मुझे लगा मेरे डैड बस मेरे मॉम के पास ही सेफ रहेंगे, इसलिए जो मुझे ठीक लगा मैंने वही किया। जो भी हो आगे मैं सब देख लूँगा। आपको बस अभी माफिया वर्ल्ड के बारे में मुझे बताना है, देख लेना डैड। आपके इस मदद के बदले मेरा प्रमोशन तो पक्की। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक माफिया वर्ल्ड हंगवन जून की डेथ हो चुकी है 2 दिन पहले ही। डैड अब मौजा ही मौजा कीजिए, लाइफ को फुल एंजॉय कीजिए। वांग जी अब खुश हो जाता है। वांग जी आईवान को देखता है और कहता है, क्या सच में अब मुझे कोई सज़ा नहीं मिलेगी? आईवान वांग जी की बातों को सुनकर मुस्कुरा देता है और कहता है, यस बॉस, हमें पक्की खबर मिली है अपने गोपनीय सूत्रों से। लेकिन बॉस और एक समस्या आ गई है। अब आपको जेल तो नहीं होगी, लेकिन सज़ा फिर भी मिलेगी। आईवान अभी खुद को एक माफिया दिखा रहा था जो माफिया हंगवन जून के अंडर में काम करता है, और ये देखकर वांग शन हंस रहे थे। वांग जी हंसते हंसते ही पूछा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं समझा नहीं, ठीक से बताओ कौन सी सज़ा मिलने वाली है मुझे? आईवान ने कहा, अब आप जल्दी से ठीक हो जाइए और मेरी मॉम से शादी कर लीजिए। भले ही दुनिया की नज़रों में मॉम मैरिड है और आप मेरे डैड हो, लेकिन हकीकत तो ये है आपने अभी भी मेरे मॉम से मैरिड नहीं किया है, तो इसलिए आपको मॉम से शादी करनी पड़ेगी अभी, और फिर शुरू होगी आपकी सज़ा। डैड, मेरी मॉम किसी क्रूएल जेलर से कम नहीं है, कहीं आपको ये ना लगने लग जाए इस सज़ा से अच्छी तो जेल की सज़ा होती। विंग जब सुनता है आईवान वांग जी के सामने उसकी बुराई कर रहा है, तो सीधा आईवान के कान मरोड़ देता है। आईवान चीख पड़ता है, उई माँ। वांग जी अब खुश था बहुत अपने प्यारी सी फैमिली को पाकर। वांग जी कहता है, अगर ये मेरी सज़ा है तो ये सज़ा मैं ज़रूर लूँगा। मैं तो तुम्हारी मॉम से शादी बहुत साल पहले ही करना चाहता था, ये तो मेरा बचपन का ड्रीम है। फिर विंग को देखते हुए वांग जी एक आंख मार के विंग पे लाइन मारता है, जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। विंग शर्मा जाता है और कहता है, शेमलेस। उसके बाद आईवान विंग की तरफ देखता है और कहता है, मॉम मैं आपके लिए और डैड के लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। ऐसा कहकर आईवान कमरे से बाहर निकल जाता है। आईवान अभी चाहता था वांग जी अभी विंग पे और लाइन मारे, इसलिए दोनों को अकेला छोड़ के भाग गया। वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग अपनी नज़रें इधर उधर कर रहा था। विंग को कुछ ऑकवर्ड सा फील हो रहा था। वांग जी जल्दी से अपने हाथ को विंग के हाथों पर रख देता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो विंग, आज तक मैंने जितनी भी गलतियाँ की है, लेकिन मैं वादा करता हूँ अब मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मैंने तो तुम्हें उसी दिन माफ़ कर दिया था जिस दिन तुमने मेरे साथ गलत किया था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर कोई मुझसे पूछता था मैं शादीशुदा हूँ या नहीं, तो मैं खुद को मैरिड ही बोलता था, क्योंकि मैंने तुम्हें अपना हस्बैंड उसी दिन मान लिया था। वांग जी विंग की बातों को सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। विंग हैरानी से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुमने कभी मुझसे पूछा ही नहीं मैंने तुम्हें माफ़ किया है या नहीं। वांग जी ने अपने मन में सोचा, घर में सीसीटीवी कैमरा तो लगा दिया, लेकिन एक माइक्रोचिप क्यों नहीं लगाया? अगर लगा लेता तो विंग के दिल की बात तो सुन पाता। वांग जी ने अब कहा, मैं एक गधा था जो तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाता था। अगर ऐसा कर पाता तो आज आईवान के कितने सारे भाई बहन होते। विंग अब वांग जी की बात सुनता है तो वांग जी की अजीब निगाहों से देखता है और कहता है, शेमलेस। इतने में आईवान भी रूम पर वापस आ जाता है। आईवान जब देखता है वांग जी ने अपने हाथ विंग के हाथों पर रखा है, आईवान जल्दी से वहां जाता है और वांग जी के हाथों को विंग के हाथों से दूर कर देता है और कहता है, जब तक आप मेरे मॉम से शादी नहीं कर लेते तब तक नो टचिंग। वांग जी हैरानी से आईवान को देखता है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी मॉम से प्यार करता हूँ तो मैं उसे क्यों टच नहीं कर सकता? आईवान ने कहा, आप मेरे मॉम को टच कर सकते हो, लेकिन शादी के बाद। तब तक आपको मेरे मॉम से दूर ही रहना होगा। पहले आप ठीक हो जाइए, फिर मॉम से शादी कीजिए और उसके बाद जितना चाहे उतना टचिंग कीजिए। अब प्रेजेंट टाइम में चलते हैं। वांग जी और विंग अब चर्च में खड़े हुए थे। वो दोनों शादी के लिए पूरी तरह से ड्रेसअप होकर ही आए थे। अब उनकी शादी हो रही थी। ग्रैनी ने जब ये देखा तो ग्रैनी की आंखों से आंसू बह गए। आईवान जल्दी से उनके पास आकर बैठ जाता है और कहता है, ग्रैनी आप रो क्यों रहे हो? ग्रैनी आईवान की तरफ देखता है और कहती है, ये तो मेरी खुशी के आंसू है बेटा। इन दोनों ने एक दूसरे का कितने सालों तक इंतजार किया है, आज इनके इंतजार का फल इन्हें मिल रहा है। मैं आज इन दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। आईवान एक बार ग्रैनी की तरफ देखता है और एक बार अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है जो इस वक्त शादी के रिचुअल पूरी कर रहे थे। ये देखकर आईवान हैप्पी हो जाता है और ग्रैनी की तरफ देखकर कहता है, आप सही कह रहे हो, आज मैं भी बहुत खुश हूँ अपने पेरेंट्स को एक साथ देखकर। वांग जी और विंग के शादी की रिचुअल पूरी कंप्लीट हो जाती है। बस
किस करना बाकी रह गया था। वांग जी आगे बढ़ता ही है किस करने के लिए। विंग ने कहा फोरहेड पर किस करो। वांग जी का मुंह बन गया, लिप किस जो मिस हो गया। विंग ने स्माइल दिया और कहा रात को जितना चाहे उतना दूंगा, लेकिन बेटे के सामने नहीं, अभी फोरहेड पर ही कर लो ना। वांग जी खुश हो गया, ऐसा लगा इसकी लॉटरी लग गई है। वांग जी ने विंग के फोरहेड पर किस करके मैरिज को लॉक कर दिया। फिर दोनों ग्रैनी के पास आते हैं और ग्रैनी से आशीर्वाद लेते हैं। ग्रैनी रोते हुए उन दोनों को आशीर्वाद देती है, दूध होना हो वो तो फैलो। विंग जल्दी से ग्रैनी को गले से लगा लेता है और रोने लगता है। ग्रैनी ने कहा विंग से, विंग बाबा रोना बंद कीजिए, आपकी विदाई नहीं हो रही है, उल्टा तो हमें घर जमाई मिल रहा है। और तभी अचानक चर्च में गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। चर्च में गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। सबकी नज़र चर्च की गेट पर जाती है तो वो लोग देखते हैं वहाँ पर एक ओमेगा गुस्से में खड़ा हुआ था। उस ओमेगा को देखते ही आईवान जल्दी से अपने डैड के पीछे छुप जाता है। विंग और ग्रैनी तो हैरान होकर चर्च के मेन गेट की तरफ ही देख रहे थे, लेकिन वांग जी नॉर्मल था क्योंकि वांग जी को पता था ये क्या हो रहा है। विंग जब ये देखता है वांग जी नॉर्मल है तो वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है ये कोई तुम्हारे दुश्मन तो नहीं है ना, तुम इतने नॉर्मल कैसे दिख रहे हो, ये ओमेगा यहाँ पर क्या कर रहा है और इसने गोली क्यों चलाई। वांग जी विंग की तरफ देखता है एक स्माइल देते हुए और कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है बेबी, तुम ये सवाल अपने बेटे से क्यों नहीं पूछती, असल में ये तुम्हारे बेटे का ओमेगा बॉयफ्रेंड है। विंग जैसे ही ये सुनता है वो आईवान की तरफ हैरानी से देखता है और कहता है तुम्हारे डैड ने सच कहा है क्या, या मेरे कान बज रहे हैं, ये गुस्सैल ओमेगा तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, लेकिन तुमने तो मुझे कभी कुछ नहीं बताया। आईवान ने डरते हुए कहा मॉम मैं आपको बताने ही वाला था, लेकिन ये खुद यहाँ पर आ गया, मुझे लगता है इसे लग रहा है मैं किसी और से शादी कर रहा हूँ। तभी वो ओमेगा चर्च के अंदर आ जाता है और आईवान के सर पर बंदूक रख देता है और कहता है लैन शिजोई तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, सच बताओ। 3 महीनों से तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, ना ही तो मेरा फ़ोन कॉल उठा रहे हो और ना ही मुझसे मिलने आ रहे हो, और यहाँ क्या हो रहा है। आईवान डरते हुए और साथ में मुस्कुराते हुए भी उस ओमेगा की तरफ देखता है और कहता है वो मैं कुछ पर्सनल कामों में बिजी था बेबी, जिस वजह से तुमसे बात नहीं हो पाई, और यहाँ पर मैं मॉम और डैड की शादी करवा रहा था, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, आइंदा से तुम्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करूँगा, पक्का प्रॉमिस। वो ओमेगा गुस्से में आईवान की तरफ देखता है और कहता है मैं मौका ही नहीं दूंगा तुम्हें, तो तुम कैसे इग्नोर करोगे, मैं आज अभी इसी वक्त तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वांग जी विंग और ग्रैनी जब ये सुनते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। आईवान जब ये सुनता है तो वो घबराते हुए जिंगलिंग को, जो कि आईवान का बॉयफ्रेंड है, उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम्हारा दिमाग ख़राब है, हम आज कैसे शादी कर सकते हैं। वांग जी को तो बहुत मज़ा आ रहा था अपने बेटे को इस तरह देखकर, वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए वांग जी उस ओमेगा की तरफ देखता है और कहता है जिंगलिंग बेटा मेरे बेटे को माफ़ कर दो, वो आइंदा तुम्हें इग्नोर नहीं करेगा, तुम चाहो तो उससे आज ही शादी कर सकते हो। आईवान जब अपने डैड की बातों को सुनता है तो अपने डैड की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है आप क्या कह रहे हो डैड, मैं आज इससे शादी कैसे कर सकता हूँ, मुझे अभी शादी नहीं करना, आपको तो पता ही है मुझे अभी बहुत सारा काम करना है और मेरी अभी उम्र ही क्या हुआ है, इतनी जल्दी शादी क्यों करूँ मैं। वांग जी ने कहा तो क्या मेरी उम्र में जाकर करना है। फिर थोड़ा नॉटी मुस्कान देते हुए बोला या कोई और पसंद आ गया है। जिंगलिंग जब ये सुनता है तो आईवान के सर पर बंदूक रख देता है फिर से और कहता है तुम क्या बुढ़े होने के बाद शादी करोगे मुझसे, तुम्हारे डैड सही बोल रहे हैं, सच बोल रहा हूँ, अगर आज तुमने मुझसे शादी नहीं किया तो मैं यही गोली मार के तुम्हें मार दूंगा। विंग जब ये सुनता है तो बहुत डर जाता है, उसे लगता है ये इतने गुस्से वाला ओमेगा है, क्या सच में ये गोली मार देगा मेरे बेटे को, अगर इसने शादी के लिए ना बोला तो। विंग डरते हुए वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी विंग को डरते हुए देखकर धीरे से विंग के कान में कहता है मेरे बेटे का ओमेगा कितना स्ट्रांग है देखो। विंग गुस्से से वांग जी की तरफ देखता है और इशारे से चुप रहने को कहता है, लेकिन वांग जी आईवान की तरफ देखता है और कहता है बेटा हाँ कर दो, तुम्हारे मॉम को बंदूक चलाना नहीं आता था, इसलिए उसने जब मुझ पर गोली चलाई थी तो मेरे दिल से 4 इंच ऊपर गोली लगी थी, लेकिन तुम्हारे ओमेगा को बंदूक चलाना आता है, वो सीधा तुम्हारी खोपड़ी उड़ा देगा। प्रिस्ट बहुत देर तक ये सब ड्रामा देख रहे थे, वो चुपचाप यहाँ से निकलने में ही अपनी समझदारी समझ रहे थे, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी जिंगलिंग की नज़र पड़ जाती है उन पर, तो जिंगलिंग एक गोली फायर कर देता है हवा में और प्रिस्ट की तरफ गुस्से से देखता है और बोलता है कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, और आप कहाँ जा रहे हैं, अभी आपको और एक शादी करवानी है। प्रिस्ट ये देखकर डर जाता है और वहाँ चुपचाप खड़ा हो जाता है। जिंगलिंग जबरदस्ती आईवान का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो शादी करते हैं। ऐसा कहकर वो आईवान को लेकर शादी के लिए प्रिस्ट के पास पहुँच जाता है। विंग जल्दी से वांग जी के पास आता है और कहता है तुम कुछ करते क्यों नहीं, ये ओमेगा बहुत खतरनाक लग रहा है मुझे। वांग जी ने कहा हर ओमेगा खतरनाक होता है, अगर उसका अल्फा उसको इग्नोर करे तो। ये तुम्हें नहीं पता है विंग, लेकिन जब तुम मेरे साथ रहने लगोगे और उसके बाद अगर मैंने तुमको इग्नोर करा तो ये सेम रिएक्शन तुम भी दोगे। मैं तो आज बहुत खुश हूँ, आज मेरे साथ मेरे बेटे की भी शादी जो हो रही है। ऐसा कहकर वांग जी विंग के हाथों को पकड़ के वापस बेंच पर बैठ जाता है और अपने बेटे की शादी को एंजॉय करने लगता है। विंग थोड़ा सा परेशान लग रहा था, लेकिन वो भी मुस्कुरा देता है क्योंकि आज उसका अल्फा इतना जो खुश था। विंग वांग जी के पास ही वांग जी के हाथ को पकड़ के बैठ जाता है। प्रीस्ट दोनों की शादी की रिचुअल शुरू कर देते हैं। विंग को पता चल गया था इस ओमेगा के बारे में, उसका अल्फा सब जानता है, इसलिए वो अभी थोड़ा सा तो रिलीफ फील कर रहा था। प्रीस्ट दोनों की शादी रिचुअल शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद दोनों की ही शादी हो जाती है। आईवान जिंगी को कार में बैठाता है और उसके बाद वांग जी और विंग की तरफ देखकर कहता है ये आप दोनों का आखिरी फैसला है, आप दोनों सच में मेरे साथ सिटी नहीं जाना चाहते हैं, यही रहना चाहते हैं। वांग जी मुस्कुरा कर कहता है हाँ मैं और तुम्हारी मॉम ने यही फैसला किया है, हम दोनों अपनी बाकी जिंदगी इस गांव में ही बिताएंगे। लेकिन तभी ग्रैनी आईवान के पास आती है और आईवान को कहती है लेकिन मैं उन दोनों के साथ नहीं जाना चाहता हूँ, मैं तुम लोगों के साथ जाना चाहती हूँ।
विंग जब ये सुनता है तो वो जल्दी से ग्रैनी के पास आता है और कहता है, ये आप क्या कह रहे हो? आप बचपन से लेकर अब तक मेरे साथ रहे हो और अब आप मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? ग्रैनी ने मुस्कुराते हुए विंग से कहा, हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तब तक तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारे हस्बैंड का ही। विंग जब ये सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो जल्दी से ग्रैनी को हग कर लेता है। थोड़ी देर बाद आइवन जिंगलिंग और ग्रैनी को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब बस वहाँ पर विंग और वांगजी रह जाते हैं। वांगजी विंग के पास आता है और उसके कंधे पर अपना हाथ रखता है। विंग अभी रो रहा था। वांगजी विंग से कहता है, अब मत रो, मैं हूं ना तुम्हारे पास। ऐसा कहकर वो विंग के हाथों को पकड़ लेता है और फिर विंग की तरफ देखकर कहता है, शुक्र है तुम्हारा बेटा यहाँ से चला गया, नहीं तो जब भी मैं तुम्हें छूने की कोशिश करता हूँ वो बीच में आ जाता है। विंग वांगजी की बातों को सुनकर रोते हुए ही मुस्कुरा देता है और कहता है, आइवन मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे लेकर वो बहुत पॉजिटिव है। आज तक मैंने कभी आइवन को अपने से दूर नहीं किया, आज वो मुझे छोड़कर जा रहा है इसलिए रोना आ रहा है। वांगजी ने कहा, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता? मैं तुम्हारे लिए पॉजिटिव नहीं हूँ? मैं तुम्हारे बेटे से ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। अब आइवन बड़ा हो चुका है, उसकी शादी हो गई है, अब तुम्हें उसकी चिंता करना छोड़ना पड़ेगा। ऐसा कहकर वांगजी विंग के हाथों को पकड़कर कॉटेज की तरफ जाने लगता है। विंग भी वांगजी की तरफ देखता है और मुस्कुराकर वांगजी के साथ चल देता है। कुछ घंटे बाद विंग कॉटेज में आकर घर के काम कर रहा था। वांगजी ये देखकर मुस्कुरा रहा था। विंग जब ये देखता है तो वांगजी से कहता है, क्या हुआ, तुम मेरी तरफ इस तरह से देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? वांगजी ने कहा, तुम्हें पता भी है आज मैं कितना खुश हूँ। इस पल का इंतजार तो मैं कई सालों से कर रहा हूँ। तुम इस तरह घर में काम करोगे और मैं तुम्हें देखता रहूंगा। विंग वांगजी की बातों को सुनकर मुस्कुरा देता है और वांगजी के पास आकर कहता है, माय डियर हस्बैंड, इस तरह मुझे देखने से घर नहीं चलने वाला, उसके लिए तुम्हें काम भी करना होगा। अब तुम माफिया लॉर्ड हंगवनचुन नहीं रहे, अब तुम्हें काम करना होगा। शादी की है तो मेरी जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी ना। वांगजी विंग की तरफ देखता है और मुस्कुराकर कहता है, हाँ क्यों नहीं, तुमसे शादी की है तो तुम्हारी जिम्मेदारी भी लूंगा। तुम्हें उस बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ सोच रहा हूँ। ऐसा कहकर वांगजी रूम से बाहर चला जाता है। विंग फिर से अपने घर के कामों में बिजी हो जाता है। लगभग 1 घंटे बीत जाते हैं लेकिन वांगजी अभी तक लौटता नहीं है, तो विंग उसे ढूंढने निकल जाता है अपने घर से। विंग सीधे नदी किनारे जाता है। वहाँ जाकर देखता है वांगजी एक पत्थर पर बैठा हुआ है। ये देखकर विंग मुस्कुराते हुए वांगजी के पास जाकर कहता है, लैनजन तुम क्या कर रहे हो? वांगजी विंग की तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मैं मछलियाँ पकड़ रहा हूँ। विंग मुस्कुराते हुए कहता है, लेकिन लैनजन तुम्हें तो नॉनवेज नहीं पसंद है ना? वांगजी भी मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मुझे नॉनवेज नहीं पसंद है, लेकिन मेरे विंग को तो पसंद है, तो मैं अपने विंग के लिए पकड़ रहा हूँ। विंग जल्दी से जाकर वांगजी के पास बैठ जाता है। वांगजी जब ये देखता है कि विंग उसके पास आकर बैठा है तो वांगजी अपने जेब से 2 आम निकालकर विंग के हाथों में दे देता है और कहता है, मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। विंग ये देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है, इस सीज़न में आम नहीं मिलते हैं, तुम्हें ये आम कहाँ से मिले? वांगजी कहता है, तुम आम खाओ ना, गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? मुझे जहाँ से भी मिले मैं तुम्हारे लिए लेकर आ गया। विंग वांगजी की बातों को सुनकर मुस्कुरा देता है और एक आम वांगजी को देता है और कहता है, इसे तुम खाओ। ऐसा कहकर विंग अपने आम को खाने लगता है। थोड़ी देर दोनों चुपचाप वहीं पर नदी किनारे बैठे हुए थे। नदी की ठंडी हवा दोनों को छू कर जा रही थी। विंग तो ऐसे ही मुस्कुरा रहा था और वांगजी विंग को देखकर मुस्कुरा रहा था। कुछ देर बाद वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग आज तो हमारी शादी हुई है ना? विंग मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ क्यों, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? वांगजी अपने चेहरे पर एक डेविल स्माइल लाता है और कहता है, फिर तो आज हमारी वेडिंग नाइट भी है। विंग जब ये सुनता है तो वो हैरानी से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कुछ दिनों बाद तुम ग्रैंडपा बन जाओगे और तुम्हारे दिमाग में ये सब क्या चल रहा है? वांगजी विंग की बातों को सुनकर मुस्कुरा देता है और कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी जल्दी ग्रैंडफादर बनूंगा, लेकिन फादर दोबारा जरूर बन सकता हूँ। ऐसा कहकर वो जल्दी से विंग को अपनी बाहों में उठा लेता है। विंग जब ये देखता है तो कहता है, ओल्ड मैन तुम अब ओल्ड हो चुके हो, तुम्हारी कमर टूट जाएगी, मुझे इस तरह से मत उठाओ। वांगजी विंग की बातों को सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है, अभी तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारे हस्बैंड कितना ओल्ड हो गया है। ऐसा कहकर वांगजी विंग के होठों पर लगे हुए आमों को रस को चूसने लगा और विंग को अच्छे से किस करने लगा और फिर वांगजी विंग को लेकर कॉटेज की तरफ चलने लगा। विंग खुद को छुड़ाते हुए कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? इस तरह की बातें कर रहे हो और ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे अभी इस वक्त अपने बाहों से उतारो, मुझे डर लग रहा है कि तुम मुझे गिरा ना दो, फिर मेरी भी कमर टूट जाएगी। वांगजी ने कहा, विंग मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि तुम्हें नीचे गिरा दूँ। ऐसा कहकर वांगजी कॉटेज के अंदर जाके सीधा अपने बेडरूम की तरफ विंग को लेकर चला जाता है और रूम का दरवाज़ा बंद कर देता है। इसके थोड़ी देर बाद ही विंग और वांगजी की एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट हो जाती है। अब हमें लगभग 3 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। आइवन जिंगलिंग को गाड़ी में बैठने में मदद कर रहा था और खुद ड्राइवर सीट पर आकर बैठकर गाड़ी चलाने लगता है। जिंगलिंग आइवन की तरफ देखता है और कहता है, हम कितने सालों बाद तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने वाले हैं? आइवन जिंगलिंग की तरफ देखता है और मुस्कुरा कर कहता है, हाँ पूरे 2.5 साल बाद। मैंने मॉम और डैड को कितने बार सिटी में बुलाया है लेकिन वो नहीं आए। वो लास्ट टाइम ग्रैनी के डेथ के टाइम ही आए थे और उसके बाद एक मिशन के लिए दूसरे देश में जाना पड़ा हम लोगों को और वहाँ से उनको कांटेक्ट करना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं अब उन दोनों के साथ कुछ दिनों तक रह पाऊँगा। जिंगलिंग ने कहा, लेकिन आइवन तुमने उन्हें बताया क्यों नहीं कि हम आ रहे हैं?
यहाँ तक कि तुमने उन्हें क्यों नहीं बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। आईवान ने कहा, मैं उन दोनों को सरप्राइज देना चाहता हूँ, जब वो हमें देखेंगे तो कितना खुश हो जाएंगे। जिंगलिंग मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ वो दोनों बहुत खुश हो जाएंगे हमें देखकर, और उसके बाद जब उन्हें पता चलेगा कि वो बहुत जल्दी ही ग्रैंड पेरेंट्स बनने वाले हैं, सोचो ये जानकर वो कितने खुश होंगे। आईवान और जिंगलिंग वांगशन के गाँव में पहुँचते हैं। जब वो वांगजी के कॉटेज के पास आते हैं तो वो दोनों कॉटेज के बाहर एक 1.5 साल की बच्ची को खेलते हुए देखते हैं, जो मिट्टी में खेल रही थी। जिंगलिंग की नज़र जब उस बच्ची पर पड़ती है तो वो आईवान को कहता है, कितनी प्यारी बच्ची है, कितनी क्यूट है, किसकी बच्ची है ये, मुझे भी ऐसे ही प्यारी और क्यूट सी बच्ची चाहिए। आईवान जिंगलिंग की तरफ देखता है हैरानी से और कहता है, पहले इसको तो पैदा कर लो, जो तुम्हारे अंदर है उसके बाद सोचना। ऐसा कहकर आईवान जिंगलिंग को कार से बाहर निकलने में मदद करता है और कॉटेज के अंदर जाने लगता है। जिंगलिंग अभी मुंह बना रहा था और मन में सोच रहा था, ऐसा क्यों कहा, क्या लगता है उसे, क्या अभी जो बेबी मेरा होगा वो क्यूट नहीं होगा। लेकिन तभी वांगजी दौड़ता हुआ बाहर आता है और उसके पीछे बर्तन भी उड़ते हुए आता है। वांगजी जब आईवान को देखता है तो वो खुश हो जाता है, लेकिन वो जल्दी से आईवान के पीछे छुप जाता है और उड़ता हुआ फ्राइंग पैन आकर सीधा आईवान के सर पर लग जाता है। आईवान जल्दी से अपने सर को पकड़ के बैठ जाता है। अंदर से आवाज़ आती है, लहनजैन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे तीसरी बार प्रेग्नेंट करने की। तुम्हें पता है एक बच्चे को जन्म देना कितना मुश्किल भरा काम है, कितना दर्द होता है मुझे, और अब क्या उम्र है तुम्हारी दोबारा फादर बनने की। कहते हुए विंग घर से बाहर आ जाता है, लेकिन जैसे ही विंग को नजर आता है आईवान और जिंगलिंग आए हैं तो वो हैरान हो जाता है और अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और उन लोगों की तरफ देखने लगता है। आईवान अभी भी विंग की बातों को अपने दिमाग में प्रोसेस करने में बिजी था। जो कुछ भी विंग ने अभी कहा उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी वो छोटी बच्ची मिट्टी उठाकर खाने लगती है। ये देखकर विंग गुस्से में वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, लहनजैन, तुम्हारी बेटी मिट्टी खा रही है, उसको रोको। वांगजी जल्दी से उस बच्ची को गोद में उठा लेता है और कहता है, ईफाई, मिट्टी खाना गलत बात है, इससे तुम्हारे पेट में दर्द होगा, तुम्हें इस तरह से मिट्टी खाना नहीं चाहिए। आईवान और जिंगलिंग वांगजी को एक बार देख रहे थे और विंग की तरफ एक बार देख रहे थे। वो दोनों हैरान हो गए थे। वांगजी जल्दी से आईवान के पास आता है और कहता है, तुम दोनों यहाँ पर आने से पहले हमें खबर तो कर दिया होता। आईवान ने कहा, हम तो आप दोनों को सरप्राइज देने के आए थे, लेकिन यहाँ तो हमें ही सरप्राइज मिल गया। उसके बाद आईवान वांगजी के पास आकर ईफाई को अपनी गोदी में ले लेता है और कहता है, ये मेरी छोटी बहन है, लेकिन आप लोगों ने मुझे इसके बारे में कुछ क्यों नहीं बताया। वांगजी ने कहा, कैसे बताते, पूरे 2.5 साल से तुम दोनों गायब थे, तुम दोनों का कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं था हमारे पास। लास्ट टाइम तुमने फ़ोन किया था और कहा था कि तुम कुछ सालों के लिए ज़रूरी मिशन पर जा रहे हो, तो हम दोनों तुम्हें कैसे बताते। जिंगलिंग अभी जल्दी से ईफाई के पास आता है और ईफाई को आईवान की गोद से अपने गोद में ले लेता है और कहता है, ये सचमुच बहुत क्यूट है, बिल्कुल डॉल की तरह दिख रहा है। वांगजी जब ये सुनता है तो वो मुस्कुरा देता है और कहता है, हाँ ये बहुत ज़्यादा ही सुंदर है, बिल्कुल मेरी बहन की जैसे, इसलिए मैंने और विंग ने मेरे सीजे के नाम पर ही ईफाई का नाम रखा है। जिंगलिंग जब ये सुनता है तो वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है और ईफाई को अपने गले से लगा लेता है। असल में आईवान ने जिंगलिंग को अपने मॉम डैड के बारे में सब कुछ बता दिया था, इसलिए जिंगलिंग को पता था वांगजी के शीजे ईफाई के साथ क्या हुआ था। ये देखकर सभी लोग वहाँ पर इमोशनल हो जाता है। जिंगलिंग को इमोशनल होते हुए देखकर बाकी सब भी इमोशनल हो जाते हैं। वांगजी आईवान की तरफ देखता है और कहता है, सारी बातें बाहर ही करोगे, चलो अंदर चलते हैं। ऐसा कहकर वांगजी आईवान को लेकर अंदर आ जाता है। विंग और जिंगलिंग भी ईफाई को लेकर अंदर आ जाते हैं। सब लोग जाकर लिविंग रूम में बैठ जाते हैं। वांगजी आईवान की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। आईवान जब देखता है वांगजी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है तो वो पूछता है, क्या बात है डैड, आप मुझे इतना घूर कर क्यों देख रहे हो, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है जो देखकर आप हंस रहे हो। वांगजी आईवान के सर पर लगी हुई चोट की तरफ इशारा करता है और कहता है, लगता है तुम्हारी माँ ने ज्यादा ही जोर से फ्राइंग पैन फेंक कर मारा था, देखो वहाँ पर एक बड़ा सा आलू उग गया है। विंग जैसे ही ये सुनता है वो जल्दी से आईवान के पास आकर बैठ जाता है और आईवान के चोट को चेक करने लगता है। विंग देखता है सच में आईवान के सर पर जैसे वांगजी ने कहा बड़ा सा तो नहीं, लेकिन एक छोटा सा आलू तो उग चुका है, तुम्हें तो सच में चोट लगी है। ऐसा कहकर विंग जल्दी से किचन में चला जाता है और बर्फ लेकर आईवान के चोट पर लगाने लगता है। आईवान विंग की तरफ देखता है और कहता है, मॉम आप क्या डैड को इस तरह से ही मारते हैं। विंग गुस्से में वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारे डैड की हरकतें ही ऐसी है जो मेरे हाथों से हमेशा पीटने को तैयार रहते हैं। जितनी उम्र हो रही है इनका बचपना उतना बढ़ रहा है। आईवान ने वांगजी से कहा, डैड याद कीजिए, मैंने कहा था ना आपसे, मेरी मॉम किसी जेल की जेलर से कम नहीं है। आईवान के शरारती बातों को सुनकर विंग ने आईवान के आलू को बर्फ से थोड़ा जोर से ही दबा दिया। संग संग आईवान ने अपनी गलती मान ली और कहा, सॉरी मॉम सॉरी। वांगजी जब विंग की बातों को सुनता है तो पपी सा फेस बना लेता है और कहता है, विंग मैं इतना भी बचपना नहीं करता जितना तुम कह रहे हो। विंग ने कहा, तुम तो चुप ही रहो, तुम हमेशा ही ऐसी हरकतें करते हो। तभी आईवान वांगजी की तरफ देखता है और माहौल को फिर से हल्का करने की कोशिश करता है और कहता है, डैड आपका रेस्टोरेंट का बिजनेस कैसा चल रहा है। विंग फिर से वांगजी की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, कैसे चलेगा अगर सारा दिन घर पर ही बिताएंगे। वांगजी ने कहा, विंग मुझे रेस्टोरेंट जाने की क्या ज़रूरत है, वहाँ पर मैंने हेल्पर रखा है ना, तो मुझे वहाँ जाकर काम करने की क्या ज़रूरत है। विंग एक गहरी सांस छोड़ता है और कहता है, तुमसे तो बहस करने में कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा कहकर विंग उठ जाता है और किचन की तरफ चला जाता है। जिंगलिंग विंग के साथ किचन में जाता है। जब विंग जिंगलिंग को उसके पीछे देखता है तो कहता है, तुम्हें किचन में आने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाकर रेस्ट करो, इतनी दूर से जो आए हो। मॉम मुझे अभी रेस्ट नहीं करना, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर जिंगलिंग विंग की मदद करने लगता है। विंग जिंगलिंग की तरफ ध्यान से देखता है और उसके बाद कहता है, तुमने ये बात बताया क्यों नहीं। जिंगलिंग हैरानी से विंग की तरफ देखता है और कहता है, कौन सी बात। विंग ने कहा, यही कि तुम प्रेग्नेंट हो। जिंगलिंग
विंग की बातों को सुनकर मुस्कुरा देता है और कहता है हम लोग तो इसी वजह से ही यहाँ पर आए थे ताकि आप लोगों को सरप्राइज दे सके, लेकिन आपने ही हमें सरप्राइज दे दिया। विंग जिंगलिंग की बातों को सुनकर मुस्कुरा देता है और कहता है मेरी जिससे शादी हुई है ना वो एक नंबर के बेस्ट है, मुझे पता ही नहीं चला तब मैं तीसरी बार प्रेग्नेंट हो गया। मुझे तो आज सुबह ही पता चला मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ। अगर तुम लोग यहाँ नहीं आते तो आज मैं बांगजी का भरता बना के उसी को ही खिला देता। उधर विंग और जिंगलिंग किचन में बात कर रहे थे और इधर आइवान और बांगजी लिविंग रूम में बात कर रहे थे। बांगजी को आइवान घूर घूर के देख रहा था। बांगजी जब ये देखता है आइवान उसको घूर घूर के देख रहा है तो आइवान को पूछता है क्या बात है, तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो। आइवान ने कहा आपको पता है ना डैड, जब मैंने मॉम के हाथ आपको हाथों में दिया था तो क्या कहा था, उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वांगजी ने कहा हाँ तो अपनी मॉम से पूछ लो, मैंने आज तक तुम्हारी मॉम को कोई भी तकलीफ नहीं दिया है और इसी वजह से तो मैं होटल में भी नहीं जाता, हमेशा तुम्हारी मॉम की मदद करता हूँ, हमेशा तुम्हारी मॉम के साथ चिपका रहता हूँ और घर में भी उसके कामों में मदद करता हूँ। आइवान ने कहा अच्छा तकलीफ नहीं दी है तो ये सब क्या है, आपने उनको तीसरी बार प्रेग्नेंट कर दिया है, कम से कम उनकी उम्र तो देख लेते हैं आप, इस उम्र में उनको कितनी तकलीफ हो रही होगी ये सोचा है आपने। वांगजी आइवान की तरफ देखता है और कहता है अब हो गई है गलती तो मैं क्या करूँ, मुझे लगा तुम्हारी माँ मेडिसिन पर है लेकिन उसने बताया नहीं था कि उसने मेडिसिन स्किप कर दी है। अगर तुम्हारी माँ ने बता दिया होता तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता। अगर तुम्हें और भाई बहन नहीं चाहिए तो मैं तुम्हारी माँ से बात करता हूँ, हम इस बेबी को अबॉर्ट कर देंगे। इतने में ही विंग और जिंगलिंग वहाँ पर आ जाते हैं। विंग जब वांगजी की बातों को सुनता है तो जोर से चिल्लाकर बोलता है लैनसान तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, कैसी बातें कर रहे हो, मैं अपने होने वाले बच्चे को कुछ भी नहीं होने दूंगा। वांगजी ने कहा लेकिन विंग देखो ना तुम्हारा बेटा ही गलती निकाल रहा है, इसमें क्या पूरी मेरी गलती है, तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुमने मेडिसिन लेना बंद कर दिया है। विंग जब वांगजी की ये बातों को सुनता है तो वो आइवान की तरफ देखता है और कहता है आइवान क्या तुम्हें और भाई बहन नहीं चाहिए। आइवान ने मुस्कुराते हुए कहा मॉम आप मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तो सिर्फ डैड की टांग खिंचाई कर रहा था, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं फिर से बड़ा भाई बनने वाला हूँ। विंग आइवान की बातों को सुनकर मुस्कुरा देता है और कहता है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था और तुमने अपने डैड को बताया कि तुम भी डैड बनने वाले हो। वांगजी जब ये सुनता है तो वो हैरानी से आइवान की तरफ देखता है और कहता है क्या सच में तुम भी डैड बनने वाले हो। आइवान ने कहा हाँ डैड, यही सरप्राइज़ देने तो यहाँ आया था लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा था, है आप दोनों ने ही सरप्राइज़ दे दिया। ये बात सुनकर वांगजी मुस्कुरा देता है और आइवान की तरफ देखकर कहता है इसका मतलब मैं बहुत जल्द ग्रैंडफादर बनने वाला हूँ। वांगजी अपने सर को हाँ में हिलाता है। उसके बाद पूरी फैमिली एक दूसरे से बातें करते हैं। जिंगलिंग तो ईफाई को छोड़ ही नहीं रहा था, हमेशा ईफाई को अपने गोद में बिठा कर रख रहा था। ईफाई बहुत क्यूट लग रही थी उसको। जिंगलिंग बार बार उसकी तरफ देखकर अपने मन में सोच रहा था काश मेरी भी ईफाई जैसी एक लड़की हो जाए। आइवान को पता है कि जिंगलिंग क्या सोच रहा है, इसलिए वो जिंगलिंग के कानों में कहता है तुम जो सोच रहे हो वो नहीं होने वाला है, देख लेना मुझे बेटा ही होगा। जिंगलिंग आइवान की बातों को सुनकर अपना मुंह बना लेता है और उसके बाद सब लोग एक साथ मिलकर लंच करते हैं। शाम को सब लोग नदी किनारे जाते हैं, सनसेट देखते हैं। वांगजी विंग और ईफाई एक जगह पर बैठ जाते हैं। आइवान भी जिंगलिंग को लेकर एक जगह पर बैठ जाते हैं और सब मिलकर सनसेट देखते हैं। उसके बाद सब लोग रात के समय गांव में घूमने जाते हैं। उस वक्त गांव में मेला लगा हुआ था। जिंगलिंग वहां पर जाकर मेले को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करता है। वांगजी गाँव के सभी लोगों से आइवान को मिलवाता है और कहता है ये मेरा बेटा आइवान है, शहर से आया है, ये सब हमारे साथ रहेंगे कुछ दिनों तक। गाँव वाले भी आइवान से मिलते हैं और उसके साथ अच्छी तरह से बातें करते हैं। उसके बाद सब लोग घर वापस आ जाते हैं। आज सब लोगों ने बहुत ही एंजॉय किया था, खासकर जिंगलिंग ने, क्योंकि वो हमेशा शहर में रहा है और इस तरह से गांव में कभी नहीं घुमा है। गांव का माहौल उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसे तो लग रहा था यहीं पर रह जाए। रात के समय वांगजी और आइवान ने डिनर का सारा इंतजाम बाहर गार्डन में कर रखा था। वहाँ सभी बॉनफायर के सामने डिनर करते हैं। सब लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। ईफाई भी बहुत अच्छी तरह एंजॉय कर रही थी, लेकिन अचानक उसे नींद आने लगती है, वो रोने लगती है। वांगजी ईफाई को अपनी गोदी में उठा लेता है और विंग को कहता है मैं ईफाई को सुला देता हूँ। ईफाई आज बहुत थक गई थी, आज बहुत घूमी घूमी किया था ना उसने, इसलिए ऐसा कहकर वांगजी ईफाई को अपने साथ बेडरूम में ले जाता है और उसे सुलाने लगता है। थोड़ी देर बाद विंग भी रूम पर आ जाता है। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम इतनी जल्दी यहाँ क्यों आ गए। कुछ देर आइवान और जिंगलिंग के साथ बैठते। नहीं लैनसन, अब आइवान की शादी हो चुकी है, उसे अपने हस्बैंड के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहिए। वो दोनों इस वक्त बॉनफायर के पास बैठकर बातें कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था मैं थर्ड पर्सन हूँ तो मैं वहाँ से चला आया। ऐसा कहकर विंग ईफाई के पास आकर बैठ जाता है और प्यार से उसके सर को सहलाने लगता है। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, आज हमारे बेटे कितने सालों बाद वापस आए। विंग मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिलाता है और बालकनी की तरफ चला जाता है। वांगजी भी वहाँ पर चला जाता है और विंग को पीछे से हक कर लेता है। विंग जब ये महसूस करता है वांगजी ने उसे पीछे से हक कर लिया है तो वो मुस्कुरा देता है। वांगजी अपने हाथों को विंग के बेली पर सहलाने लगता है और कहता है इसके बारे में हमने नहीं सोचा था, ये अचानक ही आ गया, लेकिन ये हमारे लिए बहुत खास है। विंग वांगजी की बातों को सुनकर मुस्कुरा देता है और कहता है हाँ तुमने ठीक कहा, एक्चुअली मेरी ही गलती थी, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था कि मैंने मेडिसिन स्किप कर दी है। चलो कोई बात नहीं, अब आ गया है तो इसको हम बहुत प्यार करेंगे। वांगजी विंग के कंधे पर किस करता है और कहता है हम तो बहुत जल्द ग्रैंड पेरेंट्स भी बनने वाले हैं। विंग जल्दी से पीछे मुड़ जाता है और वांगजी की आंखों में आंखें डालते हुए कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा छोटा सा आइवान भी बाप बनेगा। ऐसा लगता है कि ही तो बात है जब वो पैदा हुआ था। तुम्हें पता है जब वो पैदा हुआ था तो मैं कितना खुश हुआ था। वांगजी ने कहा मैं भी बहुत खुश हुआ था। तुम्हें पता है जब मुझे शुयांग ने कहा कि तुम हॉस्पिटल में हो और तुम बेबी को बर्थ देने वाले हो तो मैं तुरंत वहाँ हॉस्पिटल पर आ गया था।
विंग ने कहा, मुझे पता है, जिस वक्त तुम रूम पर आए थे उस वक्त मैं होश में आ गया था। मैंने तुम्हारी सारी बातों को सुना था, लेकिन मैंने जानबूझकर अपनी आंखों को बंद करके रखा था। वांग जी विंग की तरफ हैरानी से देखता है और कहता है, अब मेरी समझ में आया क्यों तुमने आईवान का नाम शीजोई रखा है, क्योंकि तुमने सुन लिया था ना, इसलिए तुमने आईवान का नाम शीजोई रखा है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने भी उसका यही नाम सोचा था, लेकिन जब तुमने बोला तो मुझे खुशी हुई कि तुमने अपने बेटे का नाम भी यही रखा है। वांग जी जल्दी से विंग को अपने बाहों में ले लेता है और कहता है, थैंक यू मेरी जान, मुझे माफ़ करने के लिए। मैंने बहुत गलतियाँ की थी, मुझे नहीं लगता था कि तुम मुझे कभी माफ़ कर पाओगे भी, और मेरी ऐसी हैप्पी फैमिली होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे खुद का भी कोई परिवार होगा। थैंक यू विंग, मेरी इनकम्प्लीट लाइफ को कंप्लीट बनाने के लिए। तुम्हें भी थैंक यू लैंजन, तुमने भी मेरी लाइफ को कंप्लीट बना दिया है। ऐसा कहकर विंग वांग जी को गले से लगा लेता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग होता है और चांद की तरफ देखने लगता है। तभी उन दोनों की नज़र गार्डन में बैठे हुए आईवान और जिंगलिंग पर पड़ती है। विंग मुस्कुराकर वांग जी की तरफ देखता है और फिर से दोनों चांद को देखने लगते हैं। सबको सेकंड चांस मिलने ही चाहिए, क्या पता सेकंड चांस मिलने से सब कुछ ठीक हो जाए, मुझे तो ऐसा ही लगता है। चलिए इसी हैप्पी मोमेंट पर आज इस स्टोरी को एंड करती हूँ। बाय बाय बी लवर्स, टिंग टिंग।